हेलो गाइस, दिस इज डिफेंस डीसी। और ये आपको पता है कि हमारी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री हम कवर करवा रहे हैं। सीरीज का नाम है जयचंद्र गहरवार सीरीज। इसमें हम 9 चैप्टर कर चुके हैं। 9 चैप्टर करने से 2 बुक कंप्लीट हो गई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 3 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम थीम 10। बेसिकली 10th चैप्टर है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो 3 भागों में डिवाइडेड बुक है। इसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। यहाँ से अंग्रेज़ों का सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाला लेक्चर अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो बना हुआ रखा है मेरे पास 2 दिन से, उसको अपलोड नहीं कर पाया हूँ क्योंकि यहाँ का वाईफाई जो है मेरा वो ख़राब हो गया है। ठीक है। और फ़ोन में तो कितना इंटरनेट मिलता है आपको पता ही है, 1.5-2 GB। उससे इतनी बड़ी फाइल तो अपलोड होने से रही। हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये आज सही हो जाएगा तो दोनों लेक्चरों को एक साथ ही अपलोड में कर डालूँगा। ठीक है। सब कुछ रेडी है, थंबनेल, टाइटल, सब कुछ। बेसिकली वो लेक्चर पुराना रेडी है, उसमें बस एक ही कमी है कि वो वाईफाई नहीं है, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाया है। इस वाले चैप्टर में अब आपको पता है कि जो पार्ट 3 जो है इस बुक का, मतलब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो थर्ड बुक है, ये ज़्यादातर अंग्रेज़ों के ऊपर है पूरी की पूरी इसकी जो कहानी है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप में से कई लोग ऐसा मानते होंगे कि इस देश को बर्बाद इस्लामिक इन्वेडर्स ने किया है। देखिए, उन्होंने तो जो किया है वो किया ही है। ठीक है ऐसे। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि अगर एक वर्ड हरामजादा जो होता है उसको अगर बोला जाए कि वो किसका सिनोनिम है, तो वो मेरे ख्याल से ब्रिटिशर्स का ही सिनोनिम है। इन्होंने इतना बुरी तरह देश को परेशान किया है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा दुश्मन जो बड़ा सबसे बड़ा दुश्मन जो देश को मानता हूँ, ये यूरोपियंस को मानता हूँ। इन्होंने देश को ख़त्म कर डाला है, और वो हम इस पूरी बुक में वही सब पढ़ेंगे। और इनसे बड़ा हरामजादा शायद कोई पैदा भी हुआ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन्हें इसकी भरपाई अब जाके देनी जरूर चाहिए, क्योंकि अगर ये ना होते तो पक्का इंडिया आज के वक्त में $40 ट्रिलियन से बड़ी इकोनॉमी होता। इन्होंने ख़त्म कर डाला पूरे देश को। चलिए इस बुक में इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखिए, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। तो आपको पता है इसमें स्टार्टिंग जो होगी उनकी अंग्रेज़ों की, क्या क्या हुआ है, और कंट्री साइड मतलब पूरा पूरा देश था, उसमें क्या सब चल रहा था। ठीक है। तो इसमें जो सारी की सारी जो बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, ऑफिशियल जो आर्काइव हैं, अंग्रेज़ों के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, उसी से ये सब कुछ लिया गया है। तो ज़्यादातर इनमें बहुत कुछ ट्रू भी है। ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। वही सब देखेंगे। जैसे जमींदार और बंगाल जो थे वो राजमहल हिल्स की तरफ गए, जहाँ पे पहाड़िया और संताल पहले से रहते थे। ठीक है। और फिर वो दक्कन वगैरह में भी जाने लगे। ये इस कहानी जमींदार और बंगाल से स्टार्ट होगी, पहाड़िया और संथाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर दक्कन के रिवॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 चीज़ें इसमें बेसिकली होने वाली हैं। ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपको पता है एनसीईआरटी बहुत हिसाब से बताती है हर चीज़ को। तो देखो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है ये बंगाल एंड द जमींदार्स। ठीक है। जो कॉलोनियल रूल था, अंग्रेजों का रूल, वो सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ था। और सभी बताऊं तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों पे कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर 1764 का अंग्रेजों ने जीत लिया था, उसके बाद एक ट्रीटी साइन की थी इन्होंने, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद में ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में। तो 1765 के बाद जो ट्रीटी हुई, इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स इनको मिल गए। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन के राइट। और जो भी टैक्स कलेक्ट करता है उसी की असली में गवर्नमेंट होती है, वही सब काम करता है। ठीक है। तो ये वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हो गया ये बात कि भाई सबसे पहले कॉलोनी रूल कहाँ पे स्टार्ट हुआ? बंगाल में जो स्टार्ट हुआ, ये बात पक्की है। अच्छा, अब एक ऑक्शन पढ़ लेते हैं। बुर्दवान नाम की जगह, वहाँ पे एक ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है। इसका ये नीलामी क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, सबको बाद में देखना, पहले तुम देखो एक बार ऑक्शन में क्या हुआ है। बुर्दवान जो है, ये प्रेजेंट डे इसको बर्धमान नाम की जगह इसको बोलते हैं, उधर की तरफ ही है। ठीक है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक नीलामी हो रही है। तो चक्कर क्या है कि जो परमानेंट सेटलमेंट जो था वो 1793 से आ गया ऑपरेशन में। किसने लगाया? चार्ल्स कॉर्नवालिस। वो इस वक्त का वॉइस रॉय था, इसको लॉर्ड लॉर्ड बोलते हैं ये वॉइस रॉय इसको। ठीक है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस नाम का जो व्यक्ति था वो उस वक्त वॉइस रॉय था। उसने परमानेंट सेटलमेंट नाम का सिस्टम लाया। क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट में, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या रेवेन्यू फिक्स कर रखा था हर जमींदार का, कि भाई मतलब परमानेंट सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट में क्या है, एक जमींदार को एक ज़मीन दी जाती थी पूरी, वहाँ से वो टैक्स को कलेक्ट करेगा, और कितना उनको टैक्स देना अंग्रेजों ने ये फिक्स कर रखा था। ठीक है जी। तो ईच जमीन जितना हर जमींदार को पे करना होता था उन्होंने फिक्स कर रखा था। अब जो जमींदार इसको पे नहीं कर पाता था, तो उसकी जो जमींदारी जो है उसका ऑप्शन किया जाता नीलामी, कि कोई दूसरा जमींदार अगर इसको खरीदना चाह रहा है तो खरीद सकता है, इतना ही टैक्स उसे देना पड़ेगा। अगर ये जमींदार चला नहीं पा रहा है क्योंकि टैक्स दे नहीं पा रहा है उनसे लेके, जो किसान है उनसे टैक्स ये कलेक्ट करके दे नहीं पा रहा है हमको, तो इसलिए इसका ऑक्शन किया जा रहा है, नीलामी की जा रही है। तो ऐसी एक नीलामी हो रही थी। ठीक है। तो देखते हैं। तो 95% जो ऑक्शन था वो फिक्सियस था। फिक्सियस का मतलब क्या है? जो जमींदार जो थे वो बड़े चालू थे,
वो खुद के ही लोगों को उन नीलामी जो खरीदने वाले लोग होते थे उनमें बिठा देते थे और खुद ही बोली लगवा देते ऊँची ऊँची, जिससे दोबारा उनके पास जमींदारी आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बताओ, जब उन पर इतना ही पैसा है कि जमींदार को दोबारा हाई रेटों में खरीद सकते हैं तो टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, ये सब आपके समझ आएगी। तो चाहता जो सेल होती थी जमींदारी की वो फिक्सियस होती थी, झूठी। ठीक है। राजा की जो स्टेट है, मतलब जो राजा बोलते हैं जमींदार को, जो बड़े जमींदार हैं उनको लिटरली राजा ही बोला जाता है। वो पब्लिकली तो बेची जाती थी लेकिन असली में जमींदारी इसके कंट्रोल में रहती थी। ठीक है। दिक्कत क्या थी, पहले इसको देख लो। राजा, राजा लिटरली किंग टर्म जो यूज की जाती थी पावरफुल जमींदार को यूज करने के लिए। तो बोला था ना अभी, राजा की जो स्टेट थी वो बिक तो जाती थी लेकिन असली में उनके पास ही रहती थी, क्योंकि ज़्यादातर वो झूठी नीलामी करवा देते थे राजा, अपने लोगों को बिठा देते थे खरीदारों में और खुद ही एकदम ऐसी ऐसी बिड लगाते थे कि उनके पास ही आ जाता था। क्यों ये सब हो रहा है? ये सब धीरे धीरे तुम्हारे सब क्लियर हो जाए। एकदम होती है ना एक सस्पेंस थ्रिलर वाली मूवी, उसकी तरह क्लियर होगा ये सब कि क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। देखिए हो क्या रहा है, जो 1770 जो चल रहा था, 1765 में उनके राइट्स आ गए। तो रूरल जो इकोनॉमी थी बंगाल की वो क्राइसिस में थी बहुत ही। लगातार फेमाइंस आ रहे थे, डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर आउटपुट हो रहे थे और भाई साहब टैक्स वैक्स उनको मिल नहीं पा रहा था। ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की अंग्रेजों ने कि कैसे भी टैक्स वैक्स बढ़े। फिर सोचा कि यार करें क्या। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम लाते हैं कि हम जमींदार से बोल देते हैं अपना रेवेन्यू परमानेंट फिक्स कर देते हैं। फिक्स, पहले रेवेन्यू फिक्स नहीं था और वो किसान लोग दे नहीं पा रहे थे, लगातार फेमन आ रहे थे, अकाल पड़ रहे थे, मतलब बारिश की कमी हो गई थी। 70s का टाइम है, उस वक्त थोड़ा क्राइसिस में चल रही थी बंगाल की जो इकोनॉमी है। तो अंग्रेजों ने सोचा क्या करें। उन्होंने एक आइडिया निकाला कि यार ऐसा करते हैं हम जमींदारों को इससे एक जमींदार रखते हैं जो टैक्स को कलेक्ट करेगा। उसकी ज़मीन नहीं है, याद रखना बेटा, जो बोल रहा हूँ एक एक बात इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, वो बोल सकता है परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों की खुद की ज़मीन होती थी। नहीं, जमींदार की खुद की ज़मीन, ज़मीन तो किसानों की है, उनसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए जमींदार रखा जाएगा और हम उसका रेवेन्यू कर देंगे फिक्स। इससे हो क्या, अगर रेवेन्यू फिक्स हो जाएगा तो किसान और जमींदार दोनों की दोनों पैदावार बढ़ाने पे फोकस करेंगे। फिर उन्हें ये चिंता नहीं रहेगी कि वैसे भी अंग्रेज ले ही जाते हैं जितना भी पैदा करते हैं, अगर फिक्स कर दिया हमने टैक्स को तो वो उससे ज़्यादा ही पैदा करेंगे और फिर तो वो जितना वो पैसे वाला बनना चाहेंगे उतना ज़्यादा वो पैदा करेंगे क्योंकि टैक्स तो फिक्स ही है। ठीक है। ये ऐसा ऐसा उनका ये था। लेकिन असली में क्या था कि जो डिमांड थी ना वो बहुत ज़्यादा हाई थी भाई साहब। मैंने पता है अंग्रेज तो बहुत बड़े हरामी रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिमांड बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, बताता हूँ। जैसे डिमांड हाई थी और भाई साहब वो दे नहीं पाते थे जमींदार जो है। अब देख लेते हैं थोड़ा सिस्टम कि परमानेंट जो सेटलमेंट जो सिस्टम था। देखिए इधर देखिए, चार्ल्स कॉर्नवालिस का ये फोटो लगा हुआ है, इसका फोटो पे देखने की क्या जरूरत है। चार्ल्स कॉर्नवालिस है, इसने परमानेंट सेटलमेंट आया 1793 में। बेटा ये याद रख लेना, 1793 में चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बोलते हैं, उस वक्त वाइसरॉय यही था, इसके टाइम पे आया। ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम है 1793 में इसने परमानेंट सेटलमेंट लाया। परमानेंट सेटलमेट होता क्या है देखिए। तो यही सब चल रहा था। ऑफिशियल जो सोच रहे थे भाई कैसे कुछ करें, तो लास्ट में दिखाओ, अब परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ लो, इससे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। यूपीएससी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन देती है, तो इसको एक एक लाइन को ढंग से देख लो। एक प्रोलॉन्ग डिबेट के बाद कंपनी के ऑफिशियल में परमानेंट सेटलमेंट को डिसाइड किया गया कि राजा और जो तालुकदार थे बंगाल के उनको दिया जाएगा ये, जिनको क्या बोला गया, जमींदार बोला गया तब से। ठीक है। जमींदार जो था वो लैंड ओनर नहीं था, मैं फिर बता रहा हूँ, जमींदार वाज नॉट अ लैंड ओनर बट रेवेन्यू कलेक्टर, केवल टैक्स जो कलेक्ट करने वाला था वही काम करता था वो। ठीक है जी, ये बात आपकी समझ आ गई। अच्छा, जमींदारी जो थी उसके अंदर कभी कभी काफ़ी सारे विलेज आते थे एक जमींदारी के अंदर। ठीक है। तो जितने भी विलेज एक जमींदारी में आते थे उनसे एक रेवेन्यू स्टेट बनता था। समझ लो बेटा इस बात को, द विलेज विद इन वन जमींदारी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट। यूपीएससी ये भी पूछ सकता है एक जमींदारी के अंदर काफ़ी सारे रेवेन्यू स्टेट आते हैं, नहीं, एक ही जमींदार खुद लैंड ओनर नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ एक एक लाइन जो मैंने लिखवाई ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए तुम, क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बन बन के। ठीक है। तो कंपनी ने टोटल डिमांड फिक्स कर रखी थी एंटायर स्टेट की। द जमींदार कॉन्ट्रैक्ट, जो जमींदार को पे करनी होती। ठीक है। जमींदार रेंट को कलेक्ट करता था डिफरेंट विलेज से, वहाँ के किसानों से, और फिर रेवेन्यू किसको दे देता था, कंपनी को, जो उन्होंने फिक्स कर रखा था। और जो बाकी का बचता था उसे अपनी इनकम की तरह रख लेता था। मतलब सैलरी नहीं मिलती थी जमींदार को। आप याद करिए, अमरनायक सिस्टम में भी सैलरी उनको नहीं मिल रही है। अमरनायक सिस्टम जैसा ही कुछ लग रहा है ना, विजयनगर का जो अमरनायक सिस्टम था। लेकिन मनसबदार सिस्टम अकबर वाला, उसमें सैलरी मिलती है। याद करिए आप, उसमें जत करके रैंक होती है, जत और सवार, वो सब बताया है। और इसमें भी सैलरी नहीं मिलती, जमींदार खुद ही पे करने के बाद रख लेता है बचा के। लेकिन अगर वो पे नहीं कर पाया, फॉलोइंग विच हिज स्टेट कैन बी ऑक्शन्ड, अगर वो जब पे नहीं कर पाता है तो उसकी जो स्टेट है, जो वन रेवेन्यू स्टेट, एक जमींदार की जो जमींदारी होती है, उसको नीलाम कर दिया जाएगा। तो आपने देखा ये पूरे के पूरे 2 पैराइन में परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई है। अच्छा,
अब भाई जमींदार पेमेंट पे क्यों नहीं कर पा रहे थे, देखते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। पहला, जो इनिशियल जो डिमांड रखी थी अंग्रेजों ने टैक्स की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, इतनी ज़्यादा कि वो दे ही नहीं सकते थे जो थे। समझ लो बात को। अच्छा, और एक ताल्लुकदार का मतलब समझ लो। अभी हमने राजा और ताल्लुकदार पढ़ा ना, कि जो वहाँ के जो राजा और ताल्लुकदार जो थे उनको जमींदारी का सिस्टम दिया। ताल्लुक वो होता है जिनके पास एक ताल्लुक होता है। ताल्लुक को एक टेरिटोरियल यूनिट है, एक एरिया को ताल्लुक बोलते हैं। जिनके पास एक ताल्लुक होता है उनको ताल्लुकदार बोलते हैं। बड़े बड़े लोग थे ये, उनको जमींदारी कलेक्ट करने का सिस्टम दिया गया था। तो देखो, जमींदार पेमेंट पे क्यों नहीं करवाते? देखा, फर्स्ट रीजन तो पढ़ लिया हमने कि जो डिमांड थी अंग्रेजों की वो बहुत ज़्यादा हाई थी। ठीक है, अब बात है डिमांड फिक्स और थी हर टाइम। फिक्स का मतलब ये है कि भले ही भाई साहब प्राइस अगर गिर भी जाए ना, उसका फसल का प्राइस गिर भी गए हैं, तो भाई किसान कहाँ से देंगे इतने पैसे, तो भी ये डिमांड को कम नहीं करते थे। पहले से ही मतलब हाई का हाई रखते थे। ये नहीं सोचते थे कि भाई इस बार फसलों के प्राइस इतने गिर गए हैं, यहाँ पे इतने कम हो गए हैं, तो ये कैसे दे पाएंगे सेम के सेम टैक्स हमको। इनको कोई मतलब ही नहीं। मैं कहता हूँ इन्होंने बहुत परेशान किया है, तुम समझ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलो देखते हैं। सेकंड, दूसरा रीज़न क्या था? दूसरा रीज़न है जो हाई डिमांड जो थी वो इम्पोज की गई थी 1790s के टाइम पे। भाई 1793 से तो आया था परमानेंट सेटलमेंट, 1790s तो चल रहा है उस वक्त। तब तब करी थी इन्होंने हाई डिमांड। और उस वक्त जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था उसके प्राइस गिर गए थे। उस वक्त मार्केट, ये 1790s का जो टाइम था, उसमें जो मार्केट था वो बहुत ख़राब कंडीशन में चल रहा था। मैंने कहा ना वही बात कि अगर प्राइस गिर भी जाएगा तो, लेकिन ये जो, और रेवेन्यू क्या था, इनवेरिएबल था। उन्होंने फिक्स कर रखा था रेवेन्यू। मैंने तुमको एक बार में एक ही रीजन के साथ तीनों बता दिए कि भले ही हार्वेस्ट, रिगार्डलेस ऑफ हार्वेस्ट कितनी खराब हो जाए, फसल कितनी भी खराब हो, इनको पंक्चुअली पेड करना होगा। और उसमें पे करने का भी एक लॉ बना रखा है, सनसेट लॉ बोलते हैं जिसको। सनसेट लॉ मतलब जो डेट फिक्स है जमींदार की, इस डेट को, तो उस दिन सनसेट, शाम तक ही जमा कर सकता है जमींदार। अगर शाम तक भी जमा नहीं किया, अगले दिन आ गया, तो जमींदारी जो है वो ऑक्शन होगी, नीलाम होगी। समझ लो कितना बड़ा हुआ है। चौथा क्या था? जो परमानेंट सेटलमेंट था, इनिशियली लिमिटेड द पावर ऑफ जमींदार टू कलेक्ट फ्रॉम द रियोथ एंड मैनेज जमींदारी। अब परमानेंट सेटलमेंट से जमींदार की उल्टा पावर और छिन गई थी। पहले जमींदार उल्टा ज़्यादा पावरफुल हो करते थे। कैसे कैसे छिन गई पावर? जमींदार कम पावरफुल रह गए, लोग उनकी सुनते ही नहीं थे, लोग फिर तो मानते ही नहीं थे उनका कुछ। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, अब कोई राज वगैरह था नहीं, ब्रिटिश लोगों ने सरकार स्टार्ट की, तो उनके थाने कचहरी खुद के अलग से बनने लगे, खुद की आर्मी बनने लगी। पहले जमींदार वगैरह कुछ ये सिस्टम तो होता नहीं था राजा वगैरह के टाइम पे। जमींदार खुद के लोग रखते थे, लठैत वगैरह, खुद की कचहरी थी, खुद फैसला सुनाते, काफ़ी पावर होती थी, खुद सजा देते थे लोगों को। अब सरकार के आने के बाद जैसे ही कहीं किसी जगह सरकार आ जाएगी तो जमींदार वगैरह की पावर तो खत्म हो जाएगी ना। तो हुआ क्या कि जमींदार के जो ट्रूप्स थे वो डिसबैंडेड कर दिए गए, कस्टम ड्यूटी उनकी अबॉलिश कर दी गई, उनकी जो कचहरी खुद के जो कोर्ट होते थे उनको कलेक्टर के सुपरविजन में लाया गया, जो कंपनी ने अपॉइंट किया था। तो उन्होंने, जमींदार अपनी लोकल जस्टिस देने की पावर को, लोकल पुलिस रखने की पावर को खो चुके थे। ठीक है, तो कुल मिला के जो कलेक्ट्रेट जो था, कलेक्ट्रेट का जो सिस्टम जो अंग्रेजों ने लाया था, वो एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी बन के उभरा और जमींदारों की पावर हो गई ख़त्म। समझ रहे हो बात को? अच्छा, और जैसे रेंट जो कलेक्शन का टाइम होता था, उस वक्त एक कंपनी का एक ऑफिसर रहता था इनके साथ, जमींदार के साथ, जिनको अमला बोलते थे। बेटा अमला पूछे क्या है? कंपनी का एक ऑफिसर जो रेंट को कलेक्ट करते टाइम रहता है जमींदार के साथ। ठीक है, तो कुछ दिखा नहीं पाते थे। अब ये किसी को भी शिकायत विकायत कर दें अपनी, तो बहुत लंबा केस वगैरह चलेगा। तो मजदूर वगैरह भी बहुत समझदार हो गए थे। अब जो मजदूर ज़्यादा पैसे वाले होते थे, जिनके पास, मतलब मजदूर नहीं, मतलब किसान, जो किसान किसी भी गांव में, जो किसान बहुत पैसे वाले होते थे, जिनके पास हज़ारों एकड़ का लैंड है, तो रिच रियोत, रियोत होता है बेटा किसान, किसान को रियोत बोलते हैं। रैयत बोला था ना कि मुगल में भी रैयत और मुजारिन, किसान और असामी, ये चार करके शब्द लिखे हुए थे। मुगल जो अकाउंट थे, इंडो पर्शियन में रैयत और मुजारिन बोलते थे, और किसान और असामी भी अलग से यूज किए जाते थे। तो रैयत वही किसान के लिए यूज किया था। तो रिच जो रियोत थे, रियोत रैयत का ही से ही बना हुआ एक वर्ड है, किसान के लिए यूज होता है। तो रिच जो किसान थे, और जो विलेज के जो हेडमैन थे, जिनको जोतेदार बोलते थे या मंडल बोलते थे, कि वो खुश थे। कैसे? जमींदार को ऐसे परेशानी में देखते हुए बहुत खुश। उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि जमींदार कितनी मुश्किल में आ रहा है, कि ये रेंट कलेक्ट कर नहीं पा रहा है, इसको अंग्रेजों की सुननी पड़ रही है, इसकी निनावी। जमींदारों को बर्बाद होता देख के ये खुश होते थे बहुत ही। अच्छा, मतलब जो अमीर जो मजदूर थे उनको जोतेदार बोलते थे। जोतेदार, मंडल, हौलादार और घंटीदार, ये सब जो अमीर किसान हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होते थे। जोतेदार, हौलादार, घंटीदार, ठीक है, और मंडल भी बोलते थे। अच्छा, देख लेते हैं जोतेदार का राइज कैसे हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। जोतेदार का क्या सिस्टम है। एक अंग्रेज था फ्रांसिस बुचानन, इसने इन जोतेदार के ऊपर एक स्पेसिफिक स्टडी की थी। देखते हैं क्या है, जोतेदार के बारे में देख लेते हैं। भाई साहब, ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट कंसोलिडेट हुआ गाँव में।
जो पीजेंट मतलब जो किसान जो थे, जो अमीर जो किसान थे बेसिकली, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी। अब मैंने बताया जमींदार कोई लैंड का ओनर तो रहा नहीं था, लैंड तो मतलब किसानों के लिए ही आ गया था। तो जमींदार तो बस क्या पावर थी कि बस कलेक्ट कर सकता है उनसे। अच्छा, तो फ्रांसिस बुचानन जो है, इसने जो नॉर्थ बंगाल के जो ये रिच क्लास ऑफ पीजेंट है, इनको जोतेदार नाम से जाना जाता था, ऐसा इसने बताया है। अच्छा, और क्या है, जैसे वो खुद खेती नहीं करते थे, लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड, उनके लैंड का जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो शेयर क्रॉपर, जिनको अधियार बोलते हैं या बरगदार बोलते हैं, मतलब जो आध बटाई भी लेते हैं ज़मीन को, कि भाई साहब आधा फसल मैं ले लूँगा, आधा तू, तेरी ज़मीन में मुझे खेती कर लेंगे। वो खुद खेती नहीं करते थे, बहुत अमीर अमीर किसान थे। उनके ज़्यादातर जो अधियार और जो बरगदार हैं, बेटा ये वर्ड याद रखो। अमला अभी वर्ड बताया, एक ऑफिसर होता था कंपनी का जो जमींदार के साथ जो रेंट कलेक्ट करने के टाइम जाता था। अधियार और बरगदार क्या होते हैं, जो जोतेदार के खेतों को कर लेते थे, जोतेदार खुद काम तो करते नहीं थे, ठीक है। और बड़े खुश होते थे ये जमींदार को ऐसी प्रॉब्लम देखे। जैसे जब जमींदार की जो स्टेट है वो नीलाम होती थी, तो जो खरीदने वाले होते थे ना, उनमें जोतेदार ही होते थे। अमीर जो किसान ने उल्टा उसकी जमींदारी खरीद लेते थे जब उसकी नीलामी होती थी, समझ रहे बात को। तो ये जो रिच पीजेंट थे, जो विलेज जो हेडमैन थे, ये नई कमांडिंग फिगर की तरह उभर रहे थे पूरे कंट्री साइड में, मतलब बंगाल में। बेटा याद रखना, ये परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम 1793 में आया, तब तक बंगाल अंग्रेजों के पास है। बंगाल में ही उन्होंने ये सब सिस्टम स्टार्ट किया है अभी, ठीक है। फिर बाद में इनके पास जब बॉम्बे और दक्कन आ जाएगा, उसमें एक नए तरह का सिस्टम लाएंगे। तो याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल से बाहर बहुत रेयरली गया है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 का चार्ल्स कॉर्नवालिस का जो सिस्टम है, बंगाल से बाहर गया ही नहीं है। उसके बारे में भी आप ये स्टेटमेंट में पूछ लेता है, कैसे यूपीएससी देगा कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो रेयरली गया है बंगाल से बाहर, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इस तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब सुनो, कुछ प्लेसेस पे उनको वही हौलादार और कुछ प्लेस पे उनको घंटीदार या मंडल बोलते थे। मैंने बताया था ना आपको उनको पहले ही। तो ये इनका सिस्टम था। ये इमेज बनी हुई है गांव के उस समय के माहौल की, आप देख सकते हो उसे। अच्छा, अब जैसे इस चित्र को आप देख सकते हो, जैसे होता क्या है, जमींदार जो वो टैक्स कलेक्ट करेगा, जोतेदार पैसे देगा। जोतेदार ने रियोत को लगा रखा है छोटे किसानों को, और छोटे किसानों ने अंडर रियोत को अपने नीचे लगा रखा है। जोतेदार जो वो अंडर रियोत को भी लगा रहे हैं अपने नीचे, अपने काम के नीचे। और अब देखो, समझो बात को, इस पूरे वेन डायग्राम का मतलब एक डायग्राम जो वेन तो नहीं है, इसका मतलब समझते हैं। कंपनी टैक्स कलेक्ट कर रही है जमींदार पैसे, जमींदार को लेना है। जमींदार दो लोगों से लेता है, एक तो छोटे किसान और एक बड़े किसान, जिनको जोतेदार बोलते हैं। छोटे किसान बड़े किसान आपस में, बड़े किसान छोटे किसान बन जाते हैं समय के साथ। जो किसान हैं छोटे किसान, उनके नीचे और भी छोटे किसानों से वो काम करवा देते, वो भी नहीं करते थे। जोतेदार जो वो भी छोटे किसानों से काम करवा लेते थे। एक तरह का डायग्राम है जो बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, अगर आप पहले ही मतलब मेरी बातों को सुनते आ रहे थे देर से। अच्छा, ये जो वही फ्रांसिस बुचानन जो है, इसने वही जोतेदार को डिस्क्राइब किया नॉर्थ बंगाल के। तो क्या सिस्टम था, ये नॉर्थ बंगाल में हो रहा है ये सब, है ना। देखते हैं, देखो क्या है। देखिए, जोतेदार जो थे, ठीक है, जमींदार का उनके ऊपर कोई पावर नहीं था। जोतेदार का सिस्टम था, वो कुछ ही रुपये पे करते थे, और ज़्यादातर जो उनका जो किस्त होती थी रेवेन्यू की, उसे हमेशा हर किस्त में कुछ ना कुछ छोड़ देते, कमी कर देते थे, ठीक है। अब वो बड़ा परेशान हो जाता था वो बहुत ज़्यादा। और क्या है, जितना उनके पास जितना पट्टा होता था ज़मीन का, उससे ज़्यादा ज़मीन अपने पास रखते थे, हज़ारों हज़ारों एकड़ ज़मीन रखते थे। जोतेदार की बात हो रही ना, कैसे नाक बदम कर दी थी ज़मींदारों की, ठीक है। और फिर इनकी शिकायत वगैरह दर्ज कराया जाता है। अब खुद की उसकी पुलिस तो रही नहीं थी, खुद की आर्मी नहीं थी उसकी, ना खुद के कोर्ट रहे थे, इतने पावरफुल जमींदार रहे ही नहीं। तो कई जगह उनकी फौजदारी थाना में भी शिकायत हो जाती थी। यहाँ से उनको न्याय नहीं मिलता तो फिर वो ऊपर के उसमें जाते थे, जमींदार उनको सज़ा दिलवा भी देता था, लेकिन फिर वो ऊपर की अदालत में अपील कर देते थे। तो बहुत नाटक हो जाता था कि उल्टा जमींदार परेशान होकर उन पर केस ही नहीं करता था कि कुछ होना तो है नहीं इनका केस वेस करने से। आप पैराग्राफ देखते हैं, द जमींदार रजिस्ट। और ऐसा था नहीं कि जमींदार ने कुछ किया ही नहीं, ये सबसे परेशान होकर जमींदार ने भी कुछ ना कुछ किया होगा। देख लेते हैं जमींदार ने क्या क्या किया भाई साहब। तो पहली स्ट्रेटेजी जमींदार की यही थी, फिक्सियस सेल, झूठी सेल। जब भी उसकी नीलामी होती थी वो झूठी सेल करवा देता था, मतलब खुद के ही लोगों को बैठा देता था खरीदने वालों में, और जो उसके नाम से बहुत महंगे महंगे दाम लगा देते, जो और कोई लगा नहीं पाता, तो खुद के पास ही आ जाती थी उसकी जिम्मेदारी। लेकिन तुम कहोगे कि इतने महंगे दाम में खरीदता तो उसके, ये तो उसका नुकसान है। ऐसा नहीं था। अब देखो, मैं बताता हूँ सिस्टम क्या था। इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, उसके एजेंट जो थे वो मैनिपुलेट कर देते ऑप्शन को। कैसे कि जैसे उसकी जो एस्टेट जो जिसकी नीलामी होने वाली होगी, जमींदार के जो मैन है वो प्रॉपर्टी खरीदने के आ जाएंगे, जमींदार के खुद के आदमी, और आउटबिडिंग करेंगे अदर परचेजर को। आउटबिडिंग मतलब उनसे ज़्यादा पैसे लगाएंगे, फिर उनके नाम पे वो बेची जाएगी, फिर बाद में खरीदेंगे नहीं उसको। तुम समझ रहे बात को।
मतलब पैसे लगा दिए किसी ने, फिर खरीदने से कर दिया मना, गायब हो गए। मतलब झूठ मूठ इधर उधर गायब हो गए, कहीं खरीद नहीं रहे। अंग्रेज ढूंढते फिर रहे हैं कि भाई खरीदो इसको, कोई जिसने नीलामी करी है फिर खरीद रहे। काफ़ी टाइम वो निकल गया इसी में, दोबारा नीलामी होगी, दोबारा खरीदवा देगा अपने लोगों पे, फिर दोबारा पे नहीं करेगा। ये इतना बड़ा नाटक हो जाता था इसी तरह से कि ज़मींदारी जो वो उसी के पास रहती थी, और लास्ट में अंग्रेज़ों को उसको ज़मींदार को उसकी ज़मींदारी बहुत ही कम प्राइस पे बेचनी पड़ जाती थी। कि क्या करें भाई, अंग्रेज़ों को पता नहीं चलता था, बड़ी समस्या हो रही थी। एक तो ये स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है जो जमींदार थे उन्होंने कभी भी फुल रेवेन्यू डिमांड तो पे की ही नहीं, अनपेड बैलेंस ही रखे रहे उनके ज़्यादातर। अच्छा, कि 1793 से 1801 के बीच में 4 बड़े जमींदार बंगाल के, बुर्दवान, मतलब बुर्दवान का तो हमने देख ही लिया अभी जो वो हो रहा था। सबसे पहले बुर्दवान के जमींदार की तो नीलामी का वो पैराग्राफ आया था एक एग्जाम्पल देने के लिए। तो कई 4 जमींदारों की प्रॉपर्टी, मतलब 4 जमींदार ऐसे थे जिनकी नीलामी भी हुई, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बेनामी परचेज अपने नाम पे कर ली, ठीक है, और ज़्यादातर फिक्सियस सेल करवा दी ऑक्शन में। इसी तरह से वो बचे, ठीक है। एक तो इनका ये तरीका था। दूसरा तरीका वो किस तरह से बचे उसको देख लेते हैं। अभी 1793 मतलब 18 सेंचुरी के लास्ट की बात चल रही है। जैसे ही 19 सेंचुरी आई, इसमें लिखा हुआ है, एक सेकेंड बड़ा करता हूँ। 19 सेंचुरी की शुरुआत में जो पहले प्राइस कम थी, ये तो दिक्कत आ रही थी कि मतलब फूड जो प्राइसेस थी, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसर्स के प्राइस बहुत कम थे, इस वजह से पे करने में दिक्कत आ रही थी। उसके बाद जो डिप्रेशन था प्राइस का ओवर हो गया, दोबारा से प्राइस नॉर्मल हो गया, उल्टा बढ़ गए भाव, ठीक है। तो जो भी जमींदार 1790 में 10 एक साल टिक गए, 10 साल तक, तो ये समझ लो फिर बाद में उन्होंने खूब दबा के कमाई की है। फिर रेवेन्यू जो पेमेंट था वो भी फ्लेक्सिबल कर दिया गया, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कि थोड़ा अगर कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा कम भी पे कर सकते हैं। तो कुल मिला के ज़मींदार ने दोबारा अपनी जो पावर है गांव में मतलब स्ट्रेंथन कर ली, अपनी पावर दोबारा से आ गई। फिर तो उन्होंने खूब 100-150 सालों तक बढ़िया ज़मींदारी की है ज़मींदारों ने, जो 10 साल तक झेल गए थे ना दिक्कत को, जब तक फूड प्राइस कम थे। फिर बाद में रेवेन्यू का जो सिस्टम उसको भी फ्लेक्सिबल कर दिया अंग्रेज़ों ने, फिर बाद में उनका सिस्टम बढ़िया चला। फिर तो जो ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 का, 130 साल बाद, 1800 से लेकर 1930 तक खूब जमींदारी अच्छी चली चली। फिर 1930 का 130 सालों के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, जब प्राइस बिल्कुल ही कम हो गए थे, तब जाके जमींदार कोलैप्स हो गए बिल्कुल, तब जाके तो ख़त्म ही हो गए। और फिर जोतेदार ने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया पूरी कंट्री में। आज वक्त जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत वगैरह समझ लीजिए वो किसी वक्त जोतेदार ही थे। 1923 के बाद ही वो ज़्यादातर उनके पास ज़मीनें आई हैं, ठीक है। ये हो गई पूरी की पूरी बात। आप मेरे ख्याल से आप समझ गए कि बंगाल में ज़मींदारी का सिस्टम क्या चल रहा था, बंगाल का ये सिस्टम। अच्छा, 5th रिपोर्ट का सिस्टम देख लेंगे। 5th रिपोर्ट क्या है, देखते हैं क्या है 5th रिपोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, एक रिपोर्ट थी जो 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 5वीं रिपोर्ट थी ऐसी सीरीज में। ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वो कंपनी जो थी भाई ब्रिटेन की, जो यहाँ के शासन कर रही थी, अपनी आर्मी रख रही थी, और जो प्रॉफिट होता था उसमें से टैक्स भी देती थी, ब्रिटेन में जाके अपनी गवर्नमेंट को देगी। तो एक तरह से कंपनी थी, तो उनको रिपोर्ट देनी होती। रिपोर्ट क्यों देनी होती थी, क्योंकि भाई साहब, और रिपोर्ट में क्या होता था, तो रिपोर्ट में वही रेवेन्यू और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता था बंगाल और मद्रास का, तमिलनाडु का, जो ऑफिसर्स के द्वारा लिखा जाता था। 1813 में दे रहे हैं 5th रिपोर्ट को, इससे पहले भी देखिए काफ़ी सारी पेजों की रिपोर्ट होती थी, एक 1000 पेज होते थे इसमें। चक्कर क्या था कि जब से कंपनी ने यहाँ पे मिड 1765 से तो है, 1760s तो बोलेंगे उसको, मिड 1760s, जब से इनका बंगाल पर राज हुआ है, तब से इनकी जो एक्टिविटी है इस कंपनी की इंग्लैंड में शुरू से ही ऑब्जर्व की जा रही थी। इंग्लैंड के अंदर कैसे, देयर वर मैनी, अब देखिए क्या मैनी, ये देखिए एक सेकंड बताता हूँ। बेनामी का मतलब जानते हो, बेनामी परचेज में बेनामी का मतलब बताया था ना, जमींदार ने बेनामी जमीन, बेनामी मतलब किसी और के नाम से, पता नहीं, लठियाल, जमींदार लठियाल रखते थे, लट्ठ वाले लोग, सब जानते हो तुम इन सबका मतलब, जो लट्ठ वाले लोग रखते हैं वो भी साथ। अच्छा, अब देखते हैं इसका है, देयर आर मैनी से आगे, ब्रिटेन में ऐसे कई सारे ग्रुप थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को अपोज करते थे। कैसे, बहुत सारी ऐसी कंपनी थी भाई ब्रिटेन में, और भी, वो बोलती थी हमें भी मौका दो इंडिया में बिजनेस करने का। जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 1600 में, तो चार्टर लिखवा के लाई थी अपने लिए, रॉयल चार्टर। चार्टर का मतलब ये था कि ब्रिटेन से केवल एक ही कंपनी जाएगी और कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस करने के लिए नहीं जाएगी। तो बाकी कंपनी वाले बहुत चढ़ते थे, वो लगातार अपोज करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों भेज रहे हो। समझो बेटा, ये कंपनी कोई वहाँ से अंग्रेज नहीं आए थे, मतलब अंग्रेज ही थे, वहाँ से कोई ऑफिशियल नहीं थे ये, अभी तक कंपनी चल रही है। वो तो 1857 के बाद असली में ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन हुआ है अपने ऊपर। जब 1765 से 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग कर रहे हैं काम, आर्मी वार्मी भेजी थी सरकार उनकी,
कंपनी तो है ही, उनको टैक्स भी दे रही है बहुत सारी, वहाँ ब्रिटेन में जाके उनको पैसा भी दे रही है, पहुँचा रही है यहाँ से। तो कुल मिला के कई सारे लोग थे जो ये मोनोपोली जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली हुई थी इंडिया और चाइना में ट्रेड करने की, इसका अपोज करते थे। चाइना में भी ट्रेड किया था उन्होंने उसी वक्त में, ठीक है। ये जो ग्रुप थे ये चाहते थे कि रिवोकेशन हो किसका, जो रॉयल चार्टर कंपनी को जो मिला हुआ है, जो रॉयल चार्टर कंपनी को दिया हुआ है 1600 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब से इसको रॉयल चार्टर मिला हुआ है, बस यही ट्रेड करेगी यहाँ पे, इसको हटाया जाए, ऐसा ये सब लोग चाहते थे। ठीक है, ये बात समझ आ गई तुम्हारे? अच्छा, तो क्या ये हटा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो और भी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट जो शेयर थे, मतलब प्राइवेट ट्रेडर, वो भी चाहते थे कि हम इंडिया में ट्रेड करें कुछ ना कुछ, समझ रहे हो बात को? अच्छा, कई जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो आर्ग्यू करते थे बंगाल का जो कॉन्क्वेस्ट है वो, मतलब ऐसे कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप थे, हर जगह राजनीति होती है, ब्रिटेन में भी हो रही थी उस वक्त। तो वैसा जो बंगाल का जो कॉन्क्वेस्ट जो कंपनी ने किया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल पर कब्जा किया हुआ है, उससे केवल कंपनी को फायदा हो रहा है, ब्रिटिश नेशन मतलब हमारे देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये अच्छे टैक्स नहीं देते, ऐसा कुछ इनके ऊपर था। कंपनी का जो मिसरूल था और मेल एडमिनिस्ट्रेशन जो था, कि जो गलत तरीके से रूल करते थे, गलत तरीके से शासन चलाते थे इंडिया में, इसकी चर्चाएं ब्रिटेन में बहुत पहले से होने लग गई थी कि कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रीड में और करप्शन से भरी हुई है, कंपनी के जो ऑफिशियल हैं वो सब लोग, ये सब प्रेस वगैरह में लिखा होने लगता था। तब से ही ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एकदम सीरीज जो काफ़ी सारे एक्ट पास किए, 1793 का एक, 1773 में एक चार्टर एक्ट पास किया, तब से इनको रिपोर्ट देनी होती थी टाइम टाइम पे। तो इसी वजह से कंपनी को रेगुलर क्या रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी पड़ती थी, रेगुलर रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी पड़ती थी। तो ये जो रिपोर्ट थी, फिफ्थ रिपोर्ट, ऐसी ही एक रिपोर्ट थी, मेरे ख्याल समझ गए होंगे तो फिफ्थ रिपोर्ट क्या था, कि क्यों, मतलब बाकी लोग अपोज कर रहे थे ना भाई, बाकी जो बिजनेसमैन थे, समझ रहे होगा, थोड़ा बहुत अकल लगाओ और समझो, और नहीं समझ आया तो इसको दोबारा सुनो। ये देखिए, एक अंदुल राज पैलेस का वो है, किसी जमींदार का पैलेस हुआ करता था किसी वक्त में, ख़त्म ही हो गए जमींदार बेचारे, कितना गंदा हो गई इसकी, देखो क्या पैसे वाले थे किसी वक्त में वो। और इस पेज पर तो ऐसा कोई काम कोई भी चीज़ है नहीं। ये फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ, फिफ्थ रिपोर्ट में क्या था, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा हमारे पेपर में, चिंता मत करिए। ये पूरा बंगाल का सिस्टम ख़त्म हो गया। अब ये दूसरी एक केस स्टडी है, बंगाल पढ़ ली हमने भाई। पहला जो टॉपिक था उसका नाम क्या था, उसका नाम था जमींदार्स ऑफ द बंगाल, हो गया ख़त्म। अब ये दूसरी केस स्टडी, इस तरह से हम 3 केस स्टडी पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। ये दूसरी है, द होए एंड द प्लग। होए होती है बेटा कुल्हाड़ी, और प्लग होते हैं हल, कुल्हाड़ी और हल। अब आपको इनका मतलब समझ आएगा क्या चक्कर है, कहना क्या चाह रहा है भाई ये, कुल्हाड़ी और हल क्या है। जो राजमहल हिल जो हैं, जानते हो ना, राजमहल हिल के बाद में गैप है, फिर वो 3 पहाड़ी हैं मेघालय की, गारो, खासी, जयंतिया, राजमहल गारो गैप है, मालदा गैप जिसको बोलते हैं, तो वही वाले राजमहल हिल की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें राजमहल हिल की बात हो रही है, क्या बात हो रही है उसको देखते हैं एक बार। राजमहल हिल क्या था, कि राजमहल हिल जो थी उनमें कई लोग रहते थे, अंग्रेज़ों के टाइम की बात है। देखो बंगाल वाला सिस्टम अलग खत्म हो गया, उसको इससे मत जोड़ो, ये अलग है। 3 केस स्टडी दी हुई है इसमें, कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड नाम है ना चैप्टर का, तो कंट्री साइड में कई जगहों की बात हुई है। कौन कौन जगहों की, एक तो बंगाल की बात हो गई, पूरी परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम बंगाल में हुआ, वो सब हमने देख लिया। अब बात होगी राजमहल हिल के आसपास का जो एरिया है वहाँ की, फिर इसके बाद आता होगी बॉम्बे और दक्कन, इन 2 प्रोविंस की। 3 तरह से हम बात करने वाले हैं, तीनों जगह अलग अलग सिस्टम रहा है अंग्रेजों का। देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्या था राजमहल हिल्स में। हिल्स में रहने वाले लोग होते थे, जो हिल फोक थे, जो राजमहल हिल्स में रहते थे, इनको पहाड़िया बोलते थे। ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे। कैसे, यहाँ पे खेती की, ये ज़मीन ख़राब हो गई, फिर मतलब यहाँ पे इन्होंने जो भी, मतलब ऐसा था सिस्टम, यहाँ पे खेती की, उसकी थोड़ी उपजाऊ कम हो गई तो उसको छोड़ दिया, फिर नई जगह पे गए, वहाँ के पेड़ पौधे जला दिए, जिस वजह से उसकी राख वगैरह से वो दोबारा मिट्टी उपजाऊ होगी, नई जगह की, वहाँ पे खेती कर ली, उसको छोड़ दिया। फिर जो पहले जो छोड़ी थी वो दोबारा से उपजाऊ हो चुकी है इतने टाइम में, इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको घूम खेती बोलते हैं, घुमंतु कृषि बेसिकली। ठीक है, तो पहाड़ियाज की कहानी है ये। इन हिल्स में कौन रहते थे, पहाड़िया रहते थे, ये राजमहल हिल के अराउंड में रहते थे। ठीक है जी, क्या ये क्लियर करते थे पैचेज ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ। ये वगैरह झाड़ी वगैरह को ये सब जला देते थे और उनको काट भी देते थे, इस तरह से खाली करते थे। और फिर जो ऐस से जो पोटास वगैरह मिलता था, उससे जो भूमि थी वो उपजाऊ हो जाती थी। फिर उसमें काफ़ी सारी वेराइटी ऑफ पल्सेस, दाल उगाते थे, मिलेट उगाते थे अपने खाने के लिए, समझ रहे बात को। तो बढ़िया चल रहा था। दे स्ट्रेचड द ग्राउंड लाइटली विद होज। ये कुल्हाड़ी की मदद से उसको धीरे धीरे वहाँ पे वो करते थे, खेती करते, तो कुल्हाड़ी से वहाँ पे जगह बनाते थे, मतलब वहाँ की जो जुताई है कुल्हाड़ी से करते थे बेसिकली। जब काट देते थे चीज़ों को, तो वहाँ पे लैंड को जो स्क्रैच करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे। तो कुल्हाड़ी और हल जो इस पूरे पैरा का नाम है, तो कुल्हाड़ी रिप्रेजेंट करती है पहाड़ियाज को। अब हल किसको रिप्रेजेंट करता है वो आगे जाके हमारे समझ आएगा। कुल्हाड़ी और हल के बीच में किस तरह से लड़ाई हो गई देखना तुम।
मैं तुमको एकदम बढ़िया कहानी की तरह बता रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसे बताएगा नहीं, ठीक है। तो आप समझिए कि कुल्हाड़ी से ये सब करते थे बहुत अच्छे से काम, और काफ़ी साल तक उन्होंने कल्टीवेट किया, और फिर छोड़ देते थे उस लैंड को, फिर दोबारा वो जैसे ही पैदा हो जाता था तो ये था, ठीक है जी। अच्छा, हुआ क्या, और क्या होता था, फॉरेस्ट से काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे। महुआ एक फ्लावर होता है खाने के लिए, सिल्क ककून, रेजिन फॉर सेल्स मतलब बेचने के लिए गोंद वगैरह का यूज करते थे, वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन चारकोल बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से कर लेते थे, इनका बढ़िया टाइम पास चल रहा था, ठीक है। अभी जैसे एकदम बढ़िया देखो बस्ती है राजमहल हिल में, किसी ने बनाई हुई, पहाड़िया लोग रह रहे हैं अपनी झोंपड़ी वोपड़ी बना के पहाड़ राजमहल हिल्स में, ये पेंटिंग है, देखते हैं। और लाइफ ऑफ पहाड़ियाज क्या थी, वो हंटर थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही तो बोलते हैं उसको, स्लैशर वाला एग्रीकल्चर को, शिफ्टिंग कल्टिवेटर थे, फूड गैदर थे, चारकोल प्रोड्यूसर थे, और सिल्क वर्म रेयर थे। सिल्क वर्म रेयर रेशम वगैरह बनाते थे, और चारकोल प्रोड्यूस करते थे, फूड गैदरर थे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर थे, और शिकार वगैरह करते थे, ठीक है। ये सिस्टम था इनका, इनकी बढ़िया लाइफ चल रही है। अच्छा, इन सब के ऊपर स्टडी वैसे उसी ने की है जिसने उनके ऊपर की थी, जो बंगाल के जोतेदार थे, क्या नाम था उसका, फ्रांसिस बुचानन। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, कुछ नहीं है वैसे, ये आएगा तो है नहीं, कि जो लॉर्ड वेलेस्ली जो था उस वक्त गवर्नर जनरल, उसका एक सर्जन रहा था, ये डॉक्टर था ये, तो इसने थोड़ा बहुत इंडिया में भी घूम लिया, थोड़ा बहुत इनकी स्टडी भी कर ली। अच्छा, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को, ये स्पेशल टाइप ऑफ पिक्चर है, इसको बोलते हैं एक्वेंटेंट, एक सेकंड, इसे एक्वाडेंट बोलते हैं। एक्वाडेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी पिक्चर जो कॉपर सीट में कट करके प्रोड्यूस की जाती है, और एसिड वगैरह से इसको प्रिंट किया जाता है, करते होंगे इसी तरह से, मैंने तो कभी देखा नहीं है ना। एक्वाडेंट कॉपर सीट में कोई कट करके इसको प्रिंट वगैरह करते हैं, इस तरह की जो तस्वीर जो वो इस तरह से बनाते हैं, इस तरह की जो फोटो जो है, ठीक है। तो ये पिक्चर जो एक एक्वाडेंट ही है एक, ठीक है। चलो, अब तुम्हारे मेरे ख्याल समझ आएगा कुछ कि क्या सिस्टम था। अब देखते हैं, अब थोड़ा हल की भी बात आने लगी कि हल कौन लेके आया, क्या चल रहा था। हम्म हम्म, हाँ, इस वाले पेज को तो पढ़ा ही नहीं हमने। उनके हिल्स में जो बेसिस थे, तो पहाड़ियाँ जो रेगुलरली रेड करते थे प्लेनों को, सेटल्ड एग्रीकल्चर जो रहते थे, रेड मतलब इन्वेड कर देते थे। भाई पहाड़ों में तो ये लोग रहते थे, नीचे जमींदार वगैरह अपनी जमींदारी को एक्सपेंड करते जा रहे थे, लोग ज़मीन घेरते जा रहे थे, फॉरेस्ट को काटे जा रहे थे, खेतों को बड़ा करते जा रहे थे अपने, तो अपने जीवन के लिए इनको रेड भी करना पड़ता था। तो ये जो रेड थी, मतलब ये युद्ध वगैरह नीचे वाले लोगों से ये करते थे, ये इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर कमी थी, पहाड़ पर इतनी सारी चीज़ें तो उगती नहीं थी, तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती थी इनको। अच्छा, जमीन जो प्लेन्स मतलब जो नीचे वाली भूमि उसको प्लेन बोलते हैं, बेटा पहाड़ों को पहाड़ बोलते हैं, ठीक है, माउंटेन मतलब। तो जो प्लेन के जो जमींदार होते थे वो उनसे परचेज कर लेते थे, क्या उनको टैक्स पे कर देते थे, उनके उनके चीफ्स को, चीफ होते थे उनके जो मालिक होते थे पहाड़ियाज के, उनको पे कर देते थे। फिर उनसे कहते थे भाई साहब कि थोड़ा हमको भी जीने दो और खुद भी जियो, ये पैसे तो तुम अपने लिए खरीद लेना, फालतू में रेड क्यों कर रहे हो यहाँ पे, रेड का मतलब हमला वगैरह क्यों कर रहे हो, ठीक है। और जो ट्रेडर जो थे उस वक्त के व्यापारी, वो भी उनको कुछ अमाउंट दे देते थे पहाड़ों में रहने वाले लोगों को, किस लिए, ऐसे वो शांति से उनको निकल जाते, लूट पाट ना करें, इस तरह से उनका काम वाम चल रहा था, ठीक ठाक हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सेटल्ड एग्रीकल्चर फैला, सेटल्ड एग्रीकल्चर वही नीचे प्लेन वाला, तो जो फॉरेस्ट वाला जो एरिया था और पॉस्चर जो लैंड था वो कॉन्टैक्ट होने लगा। भाई पहाड़िया की जगह थी वो तो पहाड़ों में रहने, वो जगह कम होती जा रही है, आसपास प्लेन वाला एग्रीकल्चर बढ़ता जा रहा है, तो वो बेचारे रहने के लिए कहाँ जाएँ। इस वजह से लड़ाई हो गई, कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, हिल फोक पहाड़ों में रहने वाले लोग और सेटल्ड कल्टिवेटर जो जमींदार थे, मतलब जो नीचे रहने वाले लोग थे और जो पहाड़ों में रहने वाले, इस वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, तुम तो हमारी ज़मीन को घेरे ही जा रहे हो, खेती को बढ़ा ही जा रहे हो, हमारी ज़मीन तो छोटी सी होती जा रही है। अच्छा, ये बड़ा नाटक चल रहा है, क्योंकि भाई अंग्रेज लोग तो मान ही रहे, अंग्रेजों ने पूरा का पूरा जो सिस्टम है उनको, वो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है अंग्रेजों ने हमेशा से। वो सोचते भाई इंडिया इतना जंगल है, इसको ख़त्म करके यहाँ खेती खेत बनाओ ना, धुआंधार बहुत सारी चीज़ें पैदा करो यहाँ पे, अपने अंग्रेज वहाँ भेजो ब्रिटेन, तो उन्होंने धुआंधार बस पैदावार करवाई है। तो अब देखो, इसको बंगाल से मत जोड़ना, बंगाली कहानी हमने देख ली, 70s में कैसे वहाँ पे फूड मतलब अकाल वगैरह आ रहे थे, वो सब नाटक चल रहा था बंगाल में, यहाँ की अलग कहानी चल रही है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, फिर 1770s में ब्रिटिश लोगों ने एक ब्रूटल पॉलिसी अपनाई पहाड़िया के खिलाफ, उन्होंने पहाड़िया को हंट करना स्टार्ट कर दिया और उनको मारना स्टार्ट कर दिया, पहाड़िया परेशान कर रहे थे लोगों को, ठीक है। पहाड़िया के जो चीफ थे उनको एनुअल अलाउंस देने लगे और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया, किस लिए
कि अपने जो लोग हैं तुम्हारे उनको थोड़ा सही से रखो। पहाड़िया के चीफ को पैसे दे देते अंग्रेज कि भाई साहब तुम्हारे जो लोग हैं ज़्यादा उछल कूद ना करें, नहीं तो उनको मार दूंगा, या तो उनको सही से रखो। अब इससे क्या हुआ था कि जिन पहाड़िया के चीफ ने पैसे वगैरह ले लिए थे अंग्रेज से, उल्टा उनकी इज्जत और ख़त्म हो गई थी पहाड़िया लोगों में। वो कहते तुम तो भाई बिक गए। जो कॉलोनियल रूल वाली जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, देखो जैसे एक सेकेंड, those who accepted the most often lost authority within the community being in the pay of the colonial government, they came to be perceived as subordinate employee or stipendary chief। इसका मतलब समझिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने जिन पहाड़ियों के चीफ को पैसे देकर ये बोला था कि भाई साहब तुम अपने लोगों को सही व्यवहार रखो, ज़्यादा हमला हमला ना करें, नहीं तो उन सबको मार देंगे। कई सारे लोगों को समझाया भी था, कई लोग मान भी गए थे पैसे लेकर अंग्रेजों से। तो जिन लोगों ने पैसे ले लिए थे उनकी उल्टा अथॉरिटी और ख़त्म हो गई थी पहाड़िया की जगह। पहाड़िया बोलने लगी तुम तो यार जो बाहर से लोग आए उनसे पैसे लेके हमें कंट्रोल करना चाह रहे हो। तो इस वजह से थोड़ा सा और दिक्कत हो गई, उल्टा उनका ही राज चलना खत्म हो गया। जो उनको वो किस तरह देखने लगे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट से पैसे लेने वाली सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई हैं उन्हीं के, और स्टाइपेंडरी चीफ हैं जो स्टाइपेंड पर रहते हैं अंग्रेजों के द्वारा दिए गए स्टाइपेंड पर। ठीक है, तो देख रहे हो तुम 70 में पहले मारना स्टार्ट किया, 70 में फिर सोचा कि भाई साहब चलो खरीद लेते हैं जैसे। और सुनो 70 में जो मारना स्टार्ट किया था वो तो किया ही था, फिर 70 में ये खरीदने वाला आइडिया किसने दिया? तो एक अंग्रेज था ऑगस्टस क्लीवलैंड, बेटा नाम याद रख सकते, यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, कि जो पहाड़िया चीफ को जो खरीदने का जो ये आइडिया है ये प्रपोज किया था। ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। पैसिफाई करना, आदमी को शांत करना, बहला फुसला के। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? आदमी को बहलाना फुसलाना। ठीक है, तो ऑगस्टस क्लीवलैंड नाम के व्यक्ति ने 70 में ये स्ट्रेटजी दी थी कि इस तरह से खरीद लो यार, पर ये भी काम नहीं किया भाई पहाड़िया के ऊपर। अब क्या हुआ, एक नया नाटक स्टार्ट हो गया। बाय दिस टाइम, इसी समय तक क्या हुआ, देयर वर न्यूअर इंटीमेशन ऑफ डेंजर, नए खतरे आने लगे। नए खतरे क्या थे? संथाल वो कम्युनिटी होती है जो संथाली भाषा को बोलती है। वो लोग पहले इधर घूम घूम के खेती करते थे, वो इस एरिया में आने लगे। उन्होंने पहाड़ों को काटना स्टार्ट किया, टिम्बर मतलब लकड़ी वगैरह को काटना स्टार्ट किया, और ज़मीन पे खेती करने लगे, प्लगिंग मतलब हल चला के खेती करने लगे, राइस उगाने लगे, कॉटन उगाने लगे। और ये लोअर हिल्स में रहते थे। तो जो नीचे वाली जो हिल्स थी, मतलब आप समझ रहे हो ये हिल्स में आके रह रहे हैं जहाँ पे पहाड़ियाँ पहले से रह रहे हैं। पहाड़ियाँ पहले अंग्रेजों से परेशान, अब इन संथालियों से परेशान। ये तो यहीं के लोग हो रहे हैं, तो इंडिया के ही तो हैं संथाली। तो ये नीचे वाली हिल्स को उन्होंने साफ ही कर दिया। और भाई संथाल जो सेटलर थे उन्होंने बहुत दिक्कत हो गई। अब बेचारे पहाड़ियाँ अब इनसे तो लड़े भी क्या, दोनों एक जैसी प्रजाति, खूब ये भी आदिवासी वो भी एक तरह से जंगलों में रहने वाले लोग, दोनों में खूब तगड़ी लड़ाई होने लग गई। पहाड़ियाँ को और भी अंदर जाने लग गया राजमहल हिल्स में, पहाड़ियाँ की बड़ी दिक्कत हो रही है। अब तुम समझो यहाँ से, तो पहाड़ियाँ जो थे उनकी लाइफ तो सिम्बलाइज होती है हो के द्वारा, कुल्हाड़ी के द्वारा। और जो जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे अपने टाइम पे, और जो सेटलर यहाँ पर रहने आए थे किसकी पावर दिखा रहे थे? वो हल की। तुम समझ रहे हो बात को? हो वर्सेस प्लग हो रहा है यहाँ पे, कुल्हाड़ी और हल की कैसे लड़ाई हो गई। कि अब अंग्रेज़ों की यही तो एकदम नीति रही है, डिवाइड एंड रूल वाली। उन्होंने इन संथालियों को बहुत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा यार ये बढ़िया है, ये इनको बढ़िया शांत कर रहे हैं, हम तो इनसे परेशान हो गए पहाड़ियाँ से। संथाली यहाँ के रहने लगे, वो ज़मीन को साफ़ कर दे गए, वो पहाड़ों की ज़मीन को साफ़ कर रहे हैं और वहाँ पे हल चला के खेती करने लगे, खुश रह रहे थे, चावल उगाते थे, कॉटन उगाते थे, बढ़िया चल रहा था उनका सिस्टम। सही समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब पहाड़ियाँ जो है बेचारे अब नीचे की, अब तो ये पहाड़ियों में घुसने लग गए थे। तो पहाड़ियाँ जो लोग थे वो पहाड़ों और ऊपर रहने लगे, उनका बेचारा एरिया जो बिल्कुल छोटा सा हो गया। तो इसीलिए इस पूरे पैराग्राफ का नाम था हो एंड द प्लग। हो का मतलब पहाड़ियाँ जो थे वो कुल्हाड़ी से खेती करते थे, और जो नए नए ये संथाली जो आए थे ये हल चला के। तो लड़ाई हो रही कि नहीं हल और कुल्हाड़ी में। तो इस तरह से तो पहाड़िया की जो लाइफ थी वो कुल्हाड़ी से रिप्रेजेंट की जाती है। देखो, तो द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लग वाज अ लॉन्ग वन। बेटा ये यूपीएससी में ऐसे तक पूछा, इसी लाइन पे एक बार ऐसे आ चुका है। द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लग वाज अ लॉन्ग वन, कि हो और जो प्लग का ये जो वो चल रहा था ना, ये बहुत ही हिसाब से चल रहा था। अच्छा, अंग्रेजों ने इसका कैसे फ़ायदा उठाया? संथाल जो थे वो पायनियर सेटलर थे। कैसे बताता हूँ कैसे। देखो था ये भाई, एक इंसिडेंट बताता हूँ तुमको। 1810 की बात है। बुचानन, वही फ्रांसिस बुचानन, गुंजरिया पहाड़ नाम की पहाड़ था एक, गुंजरिया नाम है जिसका, उस वहाँ से गुजर रहा था, गंजरिया नाम, ठीक है, वहाँ से गुजर रहा था। इसने देखा तो बहुत ही अच्छे एक विलेज में पहुँचा। ये पुराना एक विलेज था जिस पे जहाँ की लैंड जो अभी अभी कटी गई थी और वहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा था, खेती वगैरह हो रही थी। वो इतना खुश हो गए ये सब देख के, उसने कहा कि ये गंजरिया की जो पहाड़ हैं ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का?
कि क्या इस कंट्री को कितना ग्लोरियस बनाया जा सकता है, काट काट के यहाँ पे कितनी बढ़िया तरह खेती की जा सकती है। जैसे गंजरिया में बोल संथाल लोग रहने लग गए थे, 1810 की बात चल रही है, तब तक संथाल वगैरह खूब अच्छे से रहने लग गए थे, 10 साल हो गए थे। संथाल वगैरह आए कब से थे? तो उसने यही सब बोला कि भाई साहब यहाँ पे बड़ी तरह से खेती हो रही है। तो ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ तुम्हें कि अंग्रेज कितना खुद थे, 47 से, जिन्होंने पहाड़ियों की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। कैसे? देखो, फिर बाद में चिंता मत करो, संथालीस भी इतने परेशान हो जाएंगे कि संथाल रेवेलियन होगा 1856 में, इनको भी इतना आती कर देंगे। मैं कह रहा हूँ अंग्रेज जी किसकी सगी है ही नहीं किसी के। देखो बताते हैं कैसे, अब तुम समझो बेटा बात को। एक सेकंड। कल्टीवेशन करने के जो फ्रंटायर है, मतलब सीमाएं जो हैं, सीमा मतलब जहाँ तक कोई लिमिट होती है किसी चीज़ की, एंड तो कल्टीवेशन के जो फ्रंटायर हैं वो एक्सटेंड कर दिए संथालों के द्वारा बहुत बहुत दूर तक। संथाल इस एरिया में आने लग गए थे 1800 से। संथालीस ने आना कब से स्टार्ट किया था? 1800 में संथालीस ने घुसना स्टार्ट किया। 10 साल के अंदर तो 1810 में जब तक वो जा रहा है, एक एग्जाम्पल दिया गया है जो ऊपर 1810 में बुचानन ट्रैवल कर रहा है एक पहाड़ी का, 10 साल हो गए, तब तक तो इन्होंने बहुत सारा एरिया सेटल हो गए हैं उस जगह। समझ रही बात को? तो संथाल जो थे वो उन्होंने बंगाल में आना स्टार्ट किया 1780s में। ठीक है, जमींदार पहले उनको हायर करते थे, किस लिए? रिक्लेम करने के लिए लैंड को और एक्सपेंड कल्टीवेशन को। जमींदार तो लड़ नहीं पाते थे खुद, इनको हायर कर लेते थे कि भाई साहब तुम जाके वहाँ पे पेड़ वेड़ों को काटो, पहाड़ियों से वगैरह से लड़ो। और ब्रिटिशर ने खुद ऑफिसर ने उनको इन्वाइट किया जंगलों में रहने के लिए। जंगल महाल बोलते थे एरिया को। जंगल महाल जो है, जंगल का जो एरिया होता है, उस एरिया में रहने के लिए ब्रिटिशर ने खुद उनको बुलाया कि पहाड़ियाँ बड़े परेशान कर रहे थे वहाँ पर रहने में, रेड करते थे इनके ऊपर, पीछे से हमला करते थे छुप छुप के। उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम आके रहो, समझ रहे हो, दो एक जैसे लोगों को लड़वा देना आपस में। तो फिर बस हो गई दिक्कत। आप सुनो, अब चक्कर क्या था, पहाड़िया जो लोग थे, वही जो पहले से रहते थे, जो पहाड़िया कुल्हाड़ी वाले, वो तो फॉरेस्ट को काटते नहीं थे कभी भी। फॉरेस्ट को काटने से उन्होंने मना कर दिया, वो जंगल को काटते नहीं थे कभी भी। वो झाड़ी वगैरह काटते थे, जंगल को काटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जंगल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हल को टच नहीं करते थे, वो कुल्हाड़ी से ही करते थे। और हमेशा से वो टर्बुलेंट रहे थे, इनसे परेशान नाराज़ ही रहे वो। जबकि संथाल जो थे वो उल्टे कैसे, वो एकदम आइडल सेटलर बन के उभरे। वो आराम से जंगलों को काटते थे, हल चलाते थे, तो बड़े खुश थे अंग्रेज उनसे, भाई साहब ये हैं हमारे काम के लोग। पहाड़िया से तो उल्टा जंगलों को काटने नहीं दे रहे थे, कुल्हाड़ी से खेती करते थे, जो हल को छूना पाप मानते थे। अब ये तो उल्टा हल भी चला रहे हैं और एकदम आइडियल सेटलर जो होते हैं उनकी तरह उभरे थे। समझ रहे बात को? वही संथाल और पहाड़िया का ही चल रहा है पूरा किस्सा। कब आए? 1800 में उन्होंने घुसना स्टार्ट किया है। 1780s में उनको बुलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा। पहले तो वो ऐसे ही थे नॉर्मल, 1800 से उन्होंने प्रॉपर खेती वेती करना स्टार्ट किया। अच्छा, और देख लेते हैं। फिर कुल मिला के संथाल ने काफ़ी सारा एरिया जो राजमहल हिल्स, जो फुट हिल्स थी राजमहल की, मतलब जो लोअर हिल थी, उनमें काफ़ी सारा एरिया संथाल ने घेर लिया। अब क्या हुआ, 1832 में एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड डिमार्केट कर दिया एक अलग नाम से। बहुत बड़ा एरिया अंग्रेजों ने किस नाम से बना दिया? दमिनकोह। बेटा इस एरिया का नाम याद रखना। दमिनकोह क्या होता है? संथालों के लिए स्पेशल किया गया, स्पेशल रखा गया एरिया, वो संथालियों ने खुद घेरा है। दमिनकोह बोलते थे उसको। संथालियों के लिए बनाया था अंग्रेजों ने, भाई तुम यहाँ पे खेती करो और हमको टैक्स दो। वही टैक्स ही चाहिए उनको, अंग्रेजों से और चीज़ तो मतलब है नहीं। तो टेरिटरी जो थी उसको सर्वे किया गया, मैप किया गया, एनक्लोज कर दिया गया बाउंड्री प्लेट से। कैसे? जिससे ये सेटल्ड एग्रीकल्चर से और जो पहाड़िया की जो हिल थी उन दोनों से अलग हो जाए। भाई सेटल्ड एग्रीकल्चर जहाँ पर जमींदार खेती कर रहे थे पहले से, इन्होंने आके नया एरिया तो बनाया था खुद के लिए, उसको दमिनकोह बोल रहे थे। तो अंग्रेजों ने उस एरिया को पूरा मार्क किया, जिसकी बाउंड्री बनाई पूरी ढंग से, उस एरिया को दमिनकोह बोलने लगे कि संथालियों के द्वारा घेरा गया एरिया है, संथालियों के लिए यही है, ये संथाल जो लोग थे उनके लिए ही है। अच्छा हुआ क्या, जैसी डिमार्केशन हुई संथाल सेटलमेंट बढ़ने लगा रैपिडली। 40 संथाल बेस से शुरू में 1838 में, और भाई साहब 1851 तक आते थे 74 विलेज हो गए। इनकी जो पॉपुलेशन है वो 3000 से लेकर 82,000 तक बढ़ गई इसी टाइम के दौरान, मतलब 1838 से 1851 के बीच में। 13 साल के अंदर 40 विलेज से 74 विलेज हो गए संथालियों के। बहुत बड़ी पॉपुलेशन की यहाँ पे आके रहने लग गई है। ठीक है, तो अब कंपनी के जो अफसर थे जो वो भी काफ़ी खुश थे। कैसे कि उनको काफ़ी सारा रेवेन्यू आने लगा। भाई टैक्स तो देते ही थे, टैक्स तो देना ही था उस वक्त एरिया में, तो संथाल वगैरह खूब टैक्स भी दे रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, अब दिक्कत क्या आ गई थी? अब पहाड़ियों के लिए दिक्कत सुनो तुम, पहाड़ियों को अब समझ आ गई। अब जैसे दमिनकोह एरिया जो बन चुका है, वहाँ दमिनकोह जो एरिया है जो संथालों ने घेरा है वो काफ़ी फर्टाइल लैंड है। उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ों का जो फर्टाइल एरिया है वो पूरा का पूरा संथालों ने घेर लिया। तो जो मोस्ट ऑफ द जो
फर्टाइल जो एरिया है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, द मोस्ट ऑफ फर्टाइल सॉइल बिकेम इनएक्सेसिबल टू देम। ये पहाड़ियाँ की बात हो रही है। अब पहाड़ियाँ की जो सॉइल है पूरी, जो अच्छी अच्छी जो लैंड थी, वो सब संथालों ने घेर लिया। तो ज़्यादातर जो फर्टाइल सॉइल थी वो इनएक्सेसिबल हो गई पहाड़ियाँ के लिए, क्योंकि वो किसका पार्ट हो गई थी, दमिन का। दमिन को, वही जगह का नाम, दमिन को में आ गई थी सारी की सारी फर्टाइल लैंड। पहाड़ियाँ जो थे बेचारे नहीं कुछ कर पा रहे थे, उनका मतलब उनका जो मोड ऑफ कल्टिवेशन था उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। उनको ज़मीन चाहिए भाई, वो यहाँ खेती करते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं, इस जगह दोबारा से पेड़ पौधे उगाते हैं, दूसरी जगह करते हैं, वहाँ दोबारा। तो मतलब कुल मिला के वो इस तरह से काम करते हैं, उनको ज़्यादा ज़मीन चाहिए। अच्छा, और संथाल के लिए क्या होता है कॉन्ट्रास्ट में, कि वो संथाल का ये सिस्टम था कि पहले वो घुमंतू लोग हुआ करते थे, पहाड़िया की तरह इधर उधर घूम घूम के खेती करते थे, और फिर वो सेटल हो गए, कि उन्होंने अपनी जो लाइफ थी मोबिलिटी की उसको गिव अप कर दिया और वो सेटल डाउन हो गए। कल्टिवेटिंग अ रेंज ऑफ कमर्शियल क्रॉप, फिर उन्होंने एकदम बढ़िया कमर्शियल क्रॉप भी स्टार्ट कर दी, ठीक है, मार्केट में आने लगे, और मनी लेंडर और ट्रेडर्स के साथ उनकी डील भी होने लगी। समझ रहे हो, पहाड़िया का पूरा सिस्टम खत्म हो जाए और संथालों का सिस्टम वो होता जा रहा है बढ़िया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो इस बात को कि क्या सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब और जैसे बात करें अगले पेज पे, संथालों को जल्दी समझ आ गया, बहुत जल्दी, कि जो उन्होंने ज़मीन जो कब्जाई है ना, ये इनके हाथ से निकल रही है। कैसे निकल रही है, स्टेट जो थी वो हैवी टैक्स, अंग्रेजों की दिक्कत ही है। मैं कह रहा हूँ ना, इनसे रामदा तो कोई पैदा हुआ ही नहीं शायद कहीं पूरी दुनिया में। संथालों ने जितना कितना लैंड अबचक कर था, अंग्रेज टैक्स लगाते थे, टैक्स भर नहीं पाओगे तुम्हारी जमीन हथियाई जाएगी। फिर फायदा ही क्या हुआ संथालों की तरह जमीन घेरने का, जब जमीन उनकी हथियाई जा रही है। तो वही जो मनी लेंडर जो थे वो हाई रेट्स चार्ज करते थे उनसे इंटरेस्ट की, उनके और कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनकी टेकिंग ओवर द लैंड, उनके लैंड को हथिया लेते थे। तो फिर फायदा ही क्या हुआ, तो उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकलने लग गई। और सुनो, 1850s तक संथालों को समझ आ गया कि अब टाइम आ गया रेबेल करने का। तो 1856 में जाके द संथाल रिवॉल्ट 1855 से 1856 में स्टार्ट हो गया भाई साहब, खतरनाक वाला, ठीक है। और इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ कि सब फिर अंग्रेज़ों ने कंट्रोल तो इसको बड़ी मुश्किल से किया। खैर, अब सरकार तो हर चीज़ कंट्रोल कर ही लेती है। इसके बाद संथाल परगना बनाया गया, जिसमें 5500 स्क्वायर माइल्स का एरिया और डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर और बीरभूम जो आज की डिस्ट्रिक्ट है वो इसी के अंदर बनाई गई, ठीक है। तो कॉलोनियल स्टेट को लगा कि भाई नई टेरिटरी अगर बना देंगे संथाल के लिए, और कि और कुछ स्पेशल लॉ इस पर लगा देंगे, संथाल परगना बना देंगे, उस पर स्पेशल लॉ लगा देंगे उनको कंट्रोल करने के, तो संथाल शांत हो जाएंगी। और कर ही दिया शांत। तो फिर लास्ट में ये फोटो देख सकते हो, एक संथाल लीडर की है, इसका नाम है, इसका नाम है, आप याद रख सकते हो, सिद्धू माझी। चलो अच्छा, अब तुम्हारी याददाश्त देखते हैं बेटा, कोई भी पीछे लेक्चर नहीं देखेगा। अभी 10-15 मिनट पहले मैं बताया था कि ये जो शुरू में जो पॉलिसी अपनाई थी 70s-80s में पहाड़िया को खरीदने वाली, इसको पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन बोलते हैं। किस अंग्रेज का नाम था, किसका आइडिया था ये, उसका नाम कमेंट करो, चलो तुमको अगर याद है तो। संथाल रिवोल्ट हो गया बेटा। आप देख रहे हो कैसे, ये मतलब ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी हमने देखा बंगाल के जमींदार अलग परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अब इससे 1856 में आके ये परेशान हो गए। तो काफ़ी सारे रिवोल्ट तो खूब हुए हैं उस टाइम पे पूरे देश में ही। ये पूरी 19वीं सेंचुरी की बात है, 19वीं सेंचुरी में खूब दबा के रिवोल्ट हुए। अब देखो 1856 का ये रिवोल्ट है, संथाल रिवोल्ट। 1857 में तो अपनी वो हुआ ही है सबसे बड़ा रिवोल्ट, जो इसको तुम जानते ही हो, 1857 की क्रांति, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। काफ़ी सारे रिवोल्ट वगैरह हो रहे थे इस टाइम पे। फिर इमेज देख रहे हो, ये लंदन न्यूज़ में इमेज छपती थी इस तरह की कि संथाल लोग कितने बुरे हैं। मतलब अंग्रेज़ तो अपने से छापेंगे ना वहाँ के न्यूज़पेपर में, ये किस तरह से अंग्रेज़ के अफसरों को परेशान कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ लड़ रहे हैं इस तरह से, अंग्रेज़ गोली चला रहे हैं इनके ऊपर, और ये बेचारे किससे लड़ रहे हैं, तीर कमानों से अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में देखो इस तरह से भी छपा है कि कि रेवेलियन को किस तरह से क्रश कर दिया गया और किस तरह से अंग्रेज़ों ने इनको कब्जे में ले लिया। देखो किस तरह से संथालियों को पकड़ के ले जा रहे हैं, ये भी एक चित्र है। और बाद में रिवोल्ट को शांत तो कर दिया था अंग्रेज़ों ने, काफ़ी सारे लोगों को फांसी दी गई, बहुत सारे लोगों को संथालियों को बीच रोड पर गोली मारी गई उनको। ये सब काम तो फिर हुआ ही है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ बुचानन, बुचानन वही है जिसने वो लिए इसके ऊपर। तो इसमें ऐसा कोई भी एक भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा पूरा अकाउंट इसका बेकार है। अच्छा देखते हैं, दो हो गए, हमने दो चीज़ें पढ़ ली, जमींदार साहब बंगाल का केस स्टडी पढ़ ली, प्लग इन द हो संथाल और पहाड़िया का पूरा सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। अब देखते हैं, एक रिवॉल्ट हुआ बॉम्बे डक्कन
3 जगह के रिवॉल्ट हम पढ़ रहे हैं भाई साहब, देखते हैं क्या है, देखते हैं। ठीक है, सिस्टम क्या है कि बॉम्बे डक्कन में क्या किस वजह से रिवॉल्ट हुआ। पहले तो वही सिस्टम होगा पहले, मतलब कि जैसे अब हमने जमींदारों से बंगाल पढ़ा, उसमें सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल सा दिया किस तरह से एक जमींदार की सेल हो रही है वर्धमान में, किस तरह से फिक्सियस सेल हो रही है। फिर पूरा की पूरी हिस्ट्री खोलती है एनसीईआरटी कि क्या सिस्टम है, जमींदार ऐसा क्यों करवा रहे हैं, कैसे जमींदार परेशान हो गए जोतेदार से, इस तरह से यहाँ पे बताया जाएगा। देखो तो देखते हैं, सेम क्वेश्चन इस बार सीडीएस में आया। देखो लाइन कैसे उठाती है यूपीएससी, सेम ये लाइन लिखी थी यूपीएससी ने। थ्रू द 19th सेंचुरी पीजेंट्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज इन द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब मनी अगेंस्ट द मनी लेंडर और ग्रेन डीलर, कि मनी लेंडर और ग्रेन डीलर के खिलाफ ब्रिटिश मतलब 19th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं। ये लाइन लिखी। अब बिल्कुल सही है, लाइन तो बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से वो लाइन लिख देते हैं। सीडीएस में एक लाइन आई, स्टेटमेंट आए 3-4, इसी पैराग्राफ से बनाए 3-4 स्टेटमेंट। अच्छा, ऐसा ही एक रिवॉल्ट 1875 में दक्कन में देखने को मिला। क्या रिवॉल्ट था, देखते हैं। तो ये लाइन देखो ना, डायरेक्ट पता क्या लिखी, उन्होंने लिखा था कि 1875 में हुआ क्या था कि पूना की एक जगह है सूपा, पूना डिस्ट्रिक्ट है, उसकी एक सूपा जगह है। वहाँ पे क्या हुआ था कि कई सारे शॉपकीपर और मार्केट मतलब मनी लेंडर रहते थे। मनी लेंडर वो होते हैं जो पैसे उधार देते हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए या लोगों के लिए। ऐसे हर गांव में का कोई पैसे वाला होता ही है। देखते हैं, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। तुम सोच रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है थीम्स, इसलिए तो मैं तुमको बता रहा था, पहले पढ़ा रहा था कि भाई साहब एक एक स्टेटमेंट इतना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मैं तुमको एक एक क्लियर करके चलता हूँ चीज़ों को। कैसे कि जमींदार जो थे वो उसमें परमानेंट सेटलमेंट में वो लैंड ओनर नहीं थे। मतलब मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बनेगा तो इसमें ये लाइन जरूर लिखी जाएगी कि बस रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। एक जमींदारी के अंदर जितने बेज आते थे उससे एक रेवेन्यू स्टेट बनती थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए मैं इनको हाईलाइट करके पहले ही चलता हूँ। तो ये रिवॉल्ट का एक बार टाइटल देखिए, अकाउंट बुक्स आर बर्नड। जो अकाउंट बुक्स थी, बही खाते जो थे वो जलाए गए। हो क्या रहा था, मार्केट में वही शॉपकीपर मनी लेंडर रहते थे। 12 मई 1875 की बात है। रियोत थे, रूरल एरिया से आए, उन्होंने मार्केट को घेरा और अटैक कर दिया और उनकी बही खाते की बुक का डिमांड की। ठीक है, और डेफ्ट बॉन्ड जो थे, जो कर्ज लिए हुए जो बॉन्ड, जो कर्ज का जो हिसाब किताब लिख के रखते थे, वो सब की डिमांड की। बही खाता और उनको किताबों को जला दिया, दुकानों को लूट लिया। और सेम क्या हुआ, और आग लगा दी साहूकार वगैरह के जो हाथ, उसमें आग लगा। अब साहूकार क्या होता है, साहूकार ऐसा आदमी होता है जो मनी लेंडर भी होता है और ट्रेडर भी होता है, जो व्यापार भी करता है और पैसे उधार भी देता है, उसको साहूकार बोलते हैं। ये सब काम हुआ। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, ये सब आगे भी फैला, इट स्प्रेड इवर फर्दर। 6500 स्क्वायर किलोमीटर में फैल गया। ठीक है, 30 विलेजों में ये सब काम हुआ और सब के सब विलेजों में पैटर्न वही था, सेम। साहूकार अटैक किए गए थे, अकाउंट बुक्स जला दी गए। ठीक है, जो डेफ्ट बॉन्ड जो थे वो भी जला दिए गए, सबको ख़त्म कर दिया गया बेसिकली। ठीक है, और क्या था, अब ये सब कब हो रहा है, 1875 में हो रहा है। एक चीज़ देखिए तुम, तब तक 1857 का वो रिवॉल्ट हो चुका है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा कि भाई साहब कहीं दोबारा से 1857 जैसी क्रांति ना हो जाए। उन्होंने पुलिस पोस्ट लगा दी कि गांव में, और जो रिविलियस जो पीजेंट थे उनको भाई साहब बहुत ज़्यादा डराया गया। ठीक है, 951 पीपल अरेस्ट किए गए, कई सारों को कन्विक्ट किया गया। और पर फिर भी कई सारे मंथ लग गए इस पूरे कंट्री साइड को कंट्रोल में लेने के लिए। काफ़ी बड़ा रिवॉल्ट हुआ था ये दक्कन में। ठीक है, अब इस रिवॉल्ट के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्यों हुआ था ये सब हम देखेंगे। समझ रहे हो तुम बात को। तो कुल मिला के अब यहाँ ये तो मैंने तुमको 3 केस स्टडी बता रहा हूँ इस पूरे के पूरे चैप्टर में। फर्स्ट वाला कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, 3 केस स्टडी है। जमींदार ऑफ द बंगाल, हो एंड द प्लग, और तीसरा ये बॉम्बे और दक्कन का जो रिवॉल्ट है। देखते हैं क्या हुआ था। साहूकार के बारे में मैंने तुमको बता ही दिया, जो मनी लेंडर और ट्रेडर दोनों होता है उसको साहूकार बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट कोई काम की नहीं है। देखते हैं, देखो अब देखते हैं स्टार्टिंग क्यों हुआ ये 1875 का रिवॉल्ट हुआ क्यों है, क्यों ऐसे साहूकारों के बही खाते वगैरह जलाए गए। कोई ना कोई कहानी तो होगी ना इसके पीछे, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा मेरे साथ। परमानेंट सेटलमेंट का जो सिस्टम था, जो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लगाया था 1793, भूलिए मत, अभी बढ़ाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो रेयरली एक्सटेंड हुआ था बंगाल के किसी भी रीजन के बाहर। बंगाल से बाहर वो लगाया ही नहीं गया था कहीं भी। उसका एक रीज़न था क्यों, तो एक नए रेवेन्यू सिस्टम की ज़रूरत थी। क्यों थी, ठीक है देखते हैं। एक रीज़न तो क्या था कि 1810 के बाद जो प्राइस बढ़ गए थे। मैंने आपको पहले बताया था कि जिन भी ज़मींदारों ने 70-90s वाला जो दशक है वो कर लिया था अगर, तो दोबारा से एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस थे उनके प्राइस काफ़ी बढ़ गए थे। ज़मींदार खूब पैसे कमाए बाद में। अंग्रेज़ों ने एक बार डिमांड को फिक्स कर दिया तो बढ़ा तो सकते नहीं थे बंगाल वाली,
डिमांड को। तो उन्होंने सोचा यार सब जगह ऐसा सिस्टम कर देंगे तो हमको तो टैक्स बहुत कम आ रहा है, जमींदार बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, इनको ये लालच कभी खत्म ही नहीं हुआ इनका। इनको ऐसा लगा कि अगर प्राइस बढ़ गए तो और टैक्स बढ़ाओ। तो जो वैल्यू थी हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स की वो बढ़ गई थी, इनकम बढ़ गई थी बंगाल के जमींदारों की। लेकिन रेवेन्यू डिमांड क्या कर रही थी, अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट फिक्स की थी, रेवेन्यू डिमांड फिक्स थी परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। तो अब कैसे बढ़ा के मांगे, अंग्रेजी भाई एक तरह से सरकारी तो थी, अब सरकार ऐसे बढ़ा के तो मांग नहीं सकती अलग तरह से बार बार। ठीक है, तो इनका नाटक अलग ही तरह का स्टार्ट हुआ। और कॉलोनियल जो स्टेट थी वो क्लेम नहीं कर सकती थी उनके शेयर में से एक भी, जो पैसे वो बढ़ के कमा रहे थे। अभी 1810 के बाद जो प्राइस बढ़ गए थे, याद करो बंगाल में मैंने बताया था ना कि जमींदारों का खूब मौज हो गई थी। जो जमींदार 10 साल तक जेल गए थे, 10-15 साल तक, फिर तो उन्होंने खूब पैसा कमाया है जमींदारों की फैमिलियों ने, फिर तो 100-150 सालों तक। फिर तो 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया तभी जाके ज़मींदारी बिल्कुल ख़त्म हुई है। ठीक है, तो अब परमानेंट सेटलमेंट के अंदर उन्होंने रेवेन्यू कर रखा था फिक्स, भाई इतना ही पैसा हम लेंगे। ठीक है, तो अब वो मांग तो सकते नहीं थे। तो फिर अंग्रेजों का किया, जो नई टेरिटरी उन्होंने 19वीं सेंचुरी में घेरी थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1765 में घेर ली थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद शुरू में बताया था। फिर बाद में उन्होंने कई सारी चीज़ें करवाई, बॉम्बे, दक्कन, पंजाब, सब कुछ गिरा उन्होंने पूरा देश को फिर बाद में 100 साल के अंदर। तो जो नई टेरिटरी उन्होंने घेरी हैं उनमें एक टेम्प्रेरी रेवेन्यू सिस्टम बनाए गए। ठीक है, और कई रीजन थे नए नए रेवेन्यू सिस्टम के, क्या था। ठीक है, 1820 तक आते हुए इकोनॉमिस्ट था एक डेविड रिकार्डो, उसने एक नई आइडियाज़ लाए उसने। उसके आइडिया क्या थे, रिकार्डो के आइडिया, उसको देख लेते हैं एक बार। रिकार्डो ने क्या बोला था भाई साहब। रिकार्डो के आइडिया ये थे, एक लैंड ओनर जो है ना उसको एवरेज रेंट ही मिलना चाहिए। ठीक है, एक टाइम पे अगर वो एवरेज रेंट से ज़्यादा कमाता है लैंड ओनर, मतलब लैंड ओनर होता है किसान। आप समझिए आप बात को बेटा एक बार। मैंने कहा 1810 के बाद एग्रीकल्चर प्राइस बढ़ गए, किसान वगैरह खूब कमा रहे हैं बंगाल में, जमींदार भी खूब कमा रहा है, सब बढ़िया, अंग्रेजों को फिक्स रेवेन्यू का मिल रहा है। लेकिन अंग्रेजों को चैन नहीं है कि हमको बढ़िया मिल तो रहा है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं। उनको दिक्कत है कि नहीं अब ये लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमें ज़्यादा टैक्स लेना चाहिए। तो रिकार्डो नाम का डेविड रिकार्डो जो था, इसने बोला एक जो लैंड ओनर है, बेसिकली जो किसान है जिसकी ज़मीन है, उसको एक एवरेज रेंट ही मिलना चाहिए हमेशा। एवरेज रेंट का मतलब क्या है, उसको एक रेंट से ज़्यादा पैसे भी मिलनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा कमा रहा है उस रेंट से ज़्यादा अपनी ज़मीन से, उस रेंट पे भी टैक्स लगाना चाहिए, नहीं तो वो रेंटियर बन जाएगा। रेंटियर मतलब फिर वो खेती वगैरह नहीं करेगा, फिर वो किस तरह से रहेगा, फिर तो एक मकान मालिक किस तरह से रहता है ना, कोई काम नहीं करता, उसको बढ़िया किराया वराया मिलता रहता है, छोटे और मजदूरों को लगा देगा अपनी ज़मीन पर और बढ़िया कमाएगा। तुम देख रहे हो तो इनकी नीति बनाने वाले भी कितने कुत्ते लोग हैं ये डेविड रिकार्डो, मतलब इनको अब इनका क्या ही बात करें, इनका तो कुछ कर नहीं सकते। अब इतनी बढ़िया डेमोक्रेसी आ गई है चारों जगह। तो ये सेकंड रीजन चल रहा है। फर्स्ट रीजन तो देख लिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाला कि अंग्रेजों को इस बात से दिक्कत की, वो दिक्कत नहीं। अब दूसरा तो ये रिकार्डियन ने जो आइडिया दे दिया नया। ठीक है, अच्छा, तो भाई इसलिए ज़रूरी हो गया था, इट वॉज देयर फॉर नेसेसरी कि ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो कोई नया रेवेन्यू सिस्टम लाए, लेके आए डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, अब लाओ एक नया रेवेन्यू सिस्टम बन गया भाई, उसका नाम क्या रखा है। नया रेवेन्यू सिस्टम जो बना है बॉम्बे दक्कन में, बॉम्बे दक्कन जो नए एरिया जिन्होंने कब्जाए थे उस समय के दौरान, इन 100 सालों के दौरान, मतलब 1765 के बाद इन्होंने जो अगले 50 साल थे उन्होंने बॉम्बे और दक्कन को भी कब्जा लिया था ना। तो देखो उसमें एक नया तरह का सिस्टम है, इसका नाम होता है रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम क्या है इसका मतलब, अच्छा क्या बोलते हैं, परमानेंट सेटलमेंट की जगह इसका नया नाम है रियोतवारी सेटलमेंट। अब ये बंगाल सिस्टम की तरह नहीं था, अनलाइक द बंगाल सिस्टम, यहाँ पर रेवेन्यू डायरेक्ट रियोत से लिया जाता था। वहाँ पे बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जमींदार होते थे, जो लैंड ओनर तो नहीं थे, बस रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, बताया था मैंने। यहाँ पर डायरेक्ट किसानों से भी लिए जाने लगे। ठीक है, एवरेज इनकम फिक्स कर दी गई अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए, कि अगर वो सॉइल का एग्जामिन हुआ, ये अगर अच्छी मिट्टी है तो यहाँ पे इतना रेंट रहेगा, और वो वाली मिट्टी है तो वहाँ पे उतना रेंट रहेगा। तो एवरेज कुल मिला के जो रेंट था, जो एवरेज जो इनकम थी वो फिक्स कर दी गई। ठीक है, और एक रूल बना दिया कि ये जो प्रोपोर्शनली फिक्स नहीं रहेगा, जो लैंड है वो हर 10-30 साल के बाद सर्वे किया जाएगा लैंड का, और फिर रेवेन्यू रेट को बढ़ाया जाएगा हर 30 साल के बाद। ठीक है, तो अब जो रेवेन्यू डिमांड थी वो परमानेंट नहीं थी। ये अंतर है सबसे बड़े रियोतवारी सिस्टम में और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में। परमानेंट सिस्टम चार्ल्स कॉर्नवालिस ने लगाया, इसको किसने लगाया रियोतवारी को, इसका नाम है थॉमस मुनरो। तो याद रख लो, थॉमस मुनरो, उस वक्त में यही था। थॉमस मुनरो ने 1817 या 1813 में लगाया, 1817 में लगाया, 1817 में लगाया। ठीक है, इन्होंने थॉमस मुनरो ने रियोतवारी सिस्टम को। क्या अंतर है इसमें देख लिया, इसमें उसमें जमींदार से नहीं, इस जमींदार से कलेक्ट होता है, इसमें रियोत से कलेक्ट हो रहा है। इसमें जब डिमांड थी वो फिक्स नहीं थी, हर 30 साल में। बेटा एक एक मैं कह रहा हूँ 30 की जगह वो 40 लिख देगा ऑप्शन में, ऑप्शन हो जाएगा गलत।
आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बता दिया वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। अच्छा, अब देख लेते हैं इस रेवेन्यू डिमांड की वजह से पीजेंट कितने ज़्यादा परेशान हो गए, किसान जो थे, पीजेंट मतलब तो किसान कितने ज़्यादा परेशान हो गए, उसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो रेवेन्यू सेटलमेंट जो आया बॉम्बे डक्कन में 1820 के टाइम पे आया। 1817 में सिस्टम लाया गया, बॉम्बे डक्कन में पहला सेटलमेंट जो बना वो 1820, ये 1820 से 2-4 साल बाद बना दिया होगा, ठीक है। रेवेन्यू डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, इतनी हाई कि भाई साहब क्या करें, मतलब इतनी ज़्यादा हाई थी कि उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, वैसे भी बहुत परेशान किया जाता था अगर नहीं दे देते थे। तो किसान लोग विलेज को छोड़ के भाग गए और नई जगहों पर रहने चले गए। समझ रहे हो तुम बात को। कई जगह पुअर सॉइल थी एरिया इसकी, लेकिन वहाँ पर फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल होता था, कभी अच्छी बारिश पड़ जाती थी, कभी नहीं होती थी, वहाँ पर अलग दिक्कत। अगर रेन अच्छी नहीं पड़ी और फसल ख़राब हो गई तो पीजेंट इम्पॉसिबल हो जाता पीजेंट के लिए पैसे देना। फिर क्या होता था कि जो कलेक्टर होता था चार्ज ऑफ रेवेन्यू का, वो बहुत ही वो लगता था एकदम कि भाई साहब वो लेके ही मानेगा, बहुत परेशान करता था कुल मिला के उनको। तो इस वजह से अब उनको पेमेंट देना पड़ता था। समझिए इसकी दिक्कत ये थी कि उनकी डिमांड तो हाई थी पहले से ही, ठीक है। और तो इस वजह से लोग जो छोड़ के भाग गए, छोड़ के क्यों भाग गए, अब कई जगह ऐसे कहाँ जहाँ पे बेकार भूमि है, अच्छी सॉइल नहीं है, जहाँ पे पैदा अच्छी नहीं होती, जहाँ फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल है, कभी अच्छी बारिश हो जाए कभी नहीं होती। तो जैसे कभी बारिश अच्छी नहीं हुई, फसल ख़राब हुई, तो ये ऐसा नहीं कि ये कम लेंगे, इनको अपने उससे मतलब है, अच्छा ही लेंगे। और इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि ये ऐसे मान के चलते थे कि फसल हर बार अच्छी होगी, तो पहले से डिमांड को इतना हाई रखा हुआ था। और फसल अच्छी तो आप जानते हो इंडिया का दुनिया में कहीं भी इतनी अच्छी फसल कोई हर साल थोड़ी होती है, फसल अच्छी तो 2-4 साल में एक बार होती है ज़्यादातर। इस वजह से क्या हुआ, उनके जो पेमेंट वगैरह वो होने लगे। फिर बेचारे उनको क्या हुआ कि देखो, अगर कोई फेल हो जाता था पे करने में, उसकी सारी की सारी फसल जो सीज कर ली जाती थी, उस पर एकदम फाइन लगाया जाता था पूरे के पूरे गाँव पे। तुम समझ रहे हो बात को, एक आदमी अगर देने से फेल हो गया तो पूरे के पूरे गांव पे फाइन लगाया जाएगा उसका। कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा वो है। और कौन करता था ये सब, रेवेन्यू जो कलेक्टर था, कलेक्टर इन द चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, वो एकदम पैनी नज़र रखता था इस सब चीज़ के ऊपर कि एकदम अच्छे से टैक्स आना चाहिए। तो वो ये सब काम करता था, पूरे के पूरे विलेज में फाइन लगाया था। तो लोग अपने गाँव को छोड़ छोड़ के भाग गए थे उस वक्त में। तुम समझ सकते हो उस वक्त के लोगों का दर्द। अच्छा चलो देखते हैं अब आगे। अब 1830s आया भाई साहब, प्रॉब्लम जो और सीवियर हो गई। कैसे हो गई, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस के जो प्राइस थे वो 1832 में इतने ज़्यादा गिर गए कि 10 साल तक दोबारा उठे नहीं भाई साहब। मतलब 10 डिकेड एंड हाफ, मतलब 15 सालों तक दोबारा प्राइस बढ़े नहीं है कभी। तो इतना समझ लीजिए कि पीजेंट की जो इनकम है उसमें फर्दर डिक्लाइन हो गया और कम हो गई, ठीक है। और जो ये जो कंट्री साइड थी सेम टाइम पे, उसमें एकदम बढ़िया अकाल पड़ा तगड़ा वाला 1832 से 1834 के बीच में। 1/3 तो कैटल मर गए उस वक्त दक्कन की, 1/3 जो मवेशी थी, भेड़ बकरियाँ जो पालते थे लोग, वो मर गई थी उस वक्त। आधी से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन मर गई उस वक्त की, समझ रहे हो तुम। तो ये लोग जो बोलते हैं ना कि मतलब मैं मानता हूँ कि ज्यूज़ जो लोग हैं उन पर जर्मनी के लोगों ने बहुत ज़्यादा वो तगड़ा उनका होलोकॉस्ट हुआ है, बहुत सारे लोग मानते। तो इन अंग्रेजों को देखो ना, इन्होंने आधी की आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी, ह्यूमन पॉपुलेशन, आधी पॉपुलेशन मर गई, बताओ। रिकॉर्डेड एविडेंट है, मतलब एविडेंस है तुम्हारे सामने। अच्छा, जो बेचारे बच गए उनके पास कोई एग्रीकल्चर स्टॉक नहीं थे, अनपेड बैलेंस हो गए थे उनके रेवेन्यू के, वो बहुत बढ़ते ही जा रहे थे। मतलब जैसे 1832 में प्राइस दोबारा जाके गिरी, समझ रहे हो तुम बात को। अच्छा, फिर भाई जो कल्टीवेटर थे, जो कल्टीवेटर होते हैं वो पीजेंट किसान जो होते हैं, कल्टीवेटर भी बोलते हैं, उन्होंने फिर क्या किया उनका देखते हैं। हाउ डिड कल्टीवेटर लिव थ्रू, देखते हैं। दे बोरोड, उधार लेना स्टार्ट किया, ठीक है भाई साहब। रेवेन्यू कुड रियरली बी पेड विदाउट अ लोन फ्रॉम मनी, मतलब एक भी रेवेन्यू बिना लोन के पे ही नहीं किया जाता। समझ रहे हो तुम, हर बार कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। आदमी कर्ज चुकाने की सोचा चलो अगली बार फसल होगी, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं रहा है। लगातार कर्ज पे कर्ज बढ़ता ही जा रहा है उनके ऊपर, ठीक है। रियोज जो थे वो परेशान हो गए थे इसको देना, डेब्ट बढ़ता जा रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, लोन रिमेंड अनपेड, पीजेंट डिपेंडेंस मनी लेंडर पे बढ़ती जा रही है। जो लोन थे वो अनपेड ही रह रहे थे मनी लेंडर के, लगातार मनी लेंडर से वो पैसे मांगे जा रहे हैं, उनकी ब्याज बढ़ रही है लगातार। तो तुम समझ रहे हो। अब एक चीज़ तुम देख रहे हो कि असली में ये परेशानी अंग्रेजों की वजह से हो रही है, अंग्रेजों की हाई डिमांडों की वजह से, उनकी पॉलिसी की वजह से। लेकिन अब एक तरह से विलन कौन बनता जा रहा है उनकी नज़रों में। अब लोग सरकार को वो नहीं चलाते, सरकार तो लोगों को ऐसी लगती है कि नहीं, लोग जिस पे से पैसा ले रहे हैं, अब उनको मनी लेंडर जो थे, जो ट्रेडर थे जिनसे वो पैसे लेते थे, वो उनको बुरे लगने लग गए। यही एक कारण बनेगा आगे जाके कि 1875 में जो रिवोल्ट के हमने जो एग्जांपल देखा था, अभी तो 1832 चल रहा है, ठीक है। तो इन 15 सालों में बहुत गर्मा रहा है पूरा माहौल कि कितना उन पर कर्जा बढ़ता जा रहा है किसानों पे। तो उन वो बैलेंस समझने लगे मनी लेंडर्स को, इनको असली बैलेंस कौन है आपके समझ आ रहा होगा कि अंग्रेजों की वजह से तो ये सब हो रहा है। अच्छा, और देखते हैं, ठीक है।
और सुनो, उनको लोन की ज़रूरत पड़ने लगी उनकी एवरीडे नीड्स को भी पूरा करने के लिए और प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर को भी उठाने के लिए। मतलब जो खर्चा हो रहा है ना खेती में लगने वाला पैसा, वो भी लोन से भरा जा रहा है, इतना तक पैदावार नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत में भाई साहब। तो कुल मिला के पीजेंट जो थे एकदम अलार्मिंग लेवल पर पहुंच गए थे कर्ज की। ठीक है, मिड 1840 तक आते आते क्या हुआ कि दोबारा से मिड वही मतलब 1832 में 15 साल के लिए प्राइस दोबारा रिकवर नहीं हुए, मिड 1840 आ गया, मतलब 1845 तक आ गया, तब जाके प्राइस थोड़े थोड़े रिकवर होना स्टार्ट हुए हैं। समझ रहे हो तुम बात को, प्राइस थोड़े थोड़े रिकवर होना स्टार्ट हुए। देखते हैं क्या हुआ है। कई सारे जो ब्रिटिश ऑफिशियल जो हैं उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो सेटलमेंट था 1820 का वो बहुत हार्श हो गया है और रेवेन्यू डिमांड जो थी वो सिस्टम बहुत रिजिड है, तो पीजेंट इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स होने पे आ गई है। और जब ब्रिटिश ऑफिसर्स की समझ आने लग गया कि भाई साहब अब 1840 आई, एक थोड़ा सा प्राइस बढ़े तो थोड़ा सा उनको चैन तो मिला किसानों को थोड़ा, फिर अंग्रेजों ने भी देखा भाई साहब ये जो पीजेंट इकोनॉमी खत्म होने पे आ गई है, तो परेशानी हो गई पीजेंट बिल्कुल। तो इस वजह से रेवेन्यू डिमांड जो है उनको मॉडरेट किया। बड़े स्लाइड को याद रखना, बोल सकता है यूपीएससी क्वेश्चन में स्टेटमेंट में 1840s में जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या है कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट जो है 1820 में जो लगाया गया था, उन्होंने सोचा कि बहुत परेशान हो गए पीजेंट, तो थोड़ा सा उन्होंने डिमांड को मॉडरेट किया, कम किया थोड़ा सा। तो ये थोड़ी सी एक राहत समझ लीजिए। फिर मैंने बताया आपको 1845 के बाद जो प्राइस जो थी वो रिकवर्ड स्टेडली, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे प्राइस। ठीक है, अब कल्टिवेटेड जो थे उन्होंने अपनी एकरेज को बढ़ाना स्टार्ट किया, खेती ज़्यादा ज़मीन पर करने लगे। ठीक है, नए एरियाज में खेती करने जाने लगे, नए पॉस्चर लैंड में अपनी फील्ड को बढ़ाने लगे। अब इस चीज़ को बढ़ाने के लिए उन्हें हल की ज़रूरत पड़ेगी और कैटल की ज़रूरत पड़ेगी। भाई जोत वगैरह लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना, पानी देने के लिए, इन सब काम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो तुम देखो मतलब उनके पास कर्ज बढ़ने बढ़ कैसे रहा है, तो किस तरह से काम हो रहा है। प्राइस बढ़ने के तो उन्होंने सोचा कि चलो यार इतना कर्जा होगा, इसको चुकाने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा उस पर खेती करते हैं। ज़्यादा खेती के लिए क्या होगा, समझो बात को, ज़्यादा खेती के लिए ज़्यादा फसल मतलब ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा हल खरीदने पड़ेंगे, ज़्यादा कैटल खरीदनी पड़ेंगी, इसके लिए फिर से पैसा चाहिए और फिर से मनी लेंडर के पास लोन के लिए उन्हें जाना पड़ा। हो गया ना मंटा था, फिर से वही कर्ज से ही तो नहीं निकल पा रहे हैं। असली बात तो ये वही कर्ज में ही फंसते जा रहे हैं प्राइस बढ़ने के बाद भी। ठीक है, फिर ये ग्राफ भी तुम्हें दिख रहा होगा 1860 का। चलिए तो कॉटन का ग्राफ है, कॉटन बूम। इस कॉटन बूम के बारे में समझ लेते हैं। देन केम द कॉटन बूम। अब तुमने सुना होगा कि भाई बॉम्बे डक्कन का जो एरिया है यहाँ पे जो बेसिक जो रिवर है, मतलब जो रिवर नहीं तो सॉइल जो है वो बेसिक है। बेसिकली बेसिक कैसे, मतलब क्षारीय मृदा है जहाँ पे कॉटन अच्छी तरह से होती है, सिर्फ ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि बेसिक जो मिट्टी जो होती है, मतलब एसिडिक और बेसिक दो तरह की इंग्लिश सॉइल होती है ना। तो बेसिक जो होती है हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, लोहा ज़्यादा होता है, आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, आयरन और मैग्नीशियम का जो कंटेंट है। ठीक है, मैग्नीशियम या मैग्नीज। ठीक है, तो इस वजह से वो मिट्टी थोड़ी लाल होती है, तो वहाँ की मिट्टी थोड़ी लाल है, उसमें कॉटन बहुत अच्छे से होता है, इसलिए उसको कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। काली तो वो इसलिए से होती है, आयरन उसमें ज़्यादा होता है, और कॉटन सॉइल इसलिए बोलते हैं उसमें कॉटन अच्छी तरह से होता है पैदा, बॉम्बे डक्कन के एरिया में। अब तुम समझिए कॉटन बूम की वजह से और कैसे परेशान हुए। अब ये सब एक भूमिका बनाई जा रही है। हमने पहले एक एग्जाम्पल पढ़ा कैसे 1875 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ पूना की सूपा नाम के गाँव में, किस तरह चलाए गए। अब ये सब कैसे हो रहा है, 1800 से शुरुआत हुई है, 1820 से नया रेवेन्यू सिस्टम जब बॉम्बे डक्कन में लगाए हैं, रियोतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो के द्वारा, तब से ये शुरुआत हुई है। हमने देखा किस तरह से पीजेंट परेशान हो गए हैं, किस तरह से। अब कॉटन बूम भी एक बहुत बड़ा कारण है, उसी एरिया में कॉटन भी पैदा होता था। कॉटन बूम को एक बार समझ लेते हैं, 1860s में हुआ। भाई रिवॉल्ट तो 1875 में जाके होगा ना, और आगे अभी 15-20 साल बचे हुए हैं। देखो क्या होता है 1860s से पहले, 1860 वाला हो सकता, उससे पहले क्या होता था कि 3/4 जो कॉटन इम्पोर्ट था ब्रिटेन का, ब्रिटेन में कॉटन जाता था, उसका 3/4 जो इम्पोर्ट था वो अमेरिका से आता था। अमेरिका में खूब कॉटन करते थे लोग। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉटन जो मैन्युफैक्चर थे वो बहुत चिंता में रहते थे कि यार कि अमेरिका पे हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, अगर अमेरिका ने कभी भी बंद कर दिया ना तो कॉटन आना बंद हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने कॉटन की मतलब डिमांड को पूरी दुनिया में मतलब बताने के लिए कि भाई जब कॉटन पैदा हो सब पूरी दुनिया में राज तो इनका चल ही रहा था। तो इसके लिए 1857 में एक एसोसिएशन बना जिसका नाम था कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटेन में बना 1857 में। और फिर 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी। मतलब मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बहुत बड़ी है कॉटन की उस वक्त की, 1859 में बनी वो तो। और 1857 में, 1860 से पहले की बात हो रही है, जब 3/4 कॉटन इम्पोर्ट अमेरिका से आ रहा है अकेले ब्रिटेन का, तब ब्रिटेन के लोग बहुत चिंता में रहते थे जो ट्रेडर थे, क्या सारा का सारा अमेरिका से आता है, अमेरिका ने देना बंद कर दिया दिक्कत हो जाएगी, तो करेंगे। 1857 में ब्रिटेन में कंपनी बनी जिसका नाम मतलब एसोसिएशन बनी, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटेन में फाउंड हुई। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बन गई। अच्छा, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पूरे दुनिया के हर पार्ट में कॉटन के प्रोडक्शन को एनकरेज करना।
ये देखो कॉटन के लिए किस तरह से, ये तो कितना बड़ा पीपल का पेड़ बनाया है किसी ने, ठीक है, पेंटिंग में लोग, और बग्गियाँ कितनी छोटी लग रही हैं, कॉटन के वो भर भर के जा रहे हैं इसमें, ठीक है। इंडिया इनको एक ऐसी कंट्री लगा जहाँ पे कॉटन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अब जैसे क्या है, इंडिया में एक सूटेबल सॉइल थी, क्लाइमेट फेवरेबल था बॉम्बे डक्कन का कॉटन के लिए, चीप लेबर थी, इसलिए इंडिया इनको एकदम अच्छा वो लगा था, ठीक है जी। अब हुआ क्या देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो तुम। 1861 में अमेरिका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, समझ लो, सिविल वॉर अमेरिका के अंदर फैल गया, और कॉटन की जो सप्लाई थी मतलब बिल्कुल बंद हो गई। कॉटन की सप्लाई अमेरिका से जो आना है ब्रिटेन के लिए वो बंद हो गई। कितनी बंद हुई कि बिल्कुल जैसे पहले 100 आ रही है तो फिर 3% से भी कम हो गई, 100 से 3% से भी कम, सोच रहे हो, बिल्कुल ख़त्म हो गया वहाँ से कॉटन आना। कैसे कि पहले 20 लाख बेल्स आते थे, बेल्स होता है कॉटन के उसको मेजर करने का कोई तरीका, ठीक है, 20 लाख बेल्स आते थे, उसके बाद कितने आने लगे, बस 55,000, 20 लाख से 55,000 पे आ गई वहाँ की जो सप्लाई है अमेरिका से जो आती थी। एक तरह से इंडिया पे एक मैसेज आ गया, इंडिया में भी कॉटन होता था लेकिन कम मात्रा में होता, कि भाई साहब अब बहुत अच्छा मौका है कि कॉटन एक्सपोर्ट इंडिया से और ब्रिटेन में कर लिया जाए। तो इंडिया के जो मतलब कॉटन मर्चेंट थे बॉम्बे के, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया जहाँ पे कॉटन वगैरह पैदा होती थी, उन्होंने एनकरेज किया कि भाई साहब तुम कॉटन उगाना स्टार्ट करो, और खूब लोन देने लगे एकदम। तो देखो यहाँ देखते हैं, तो उन्होंने एडवांस पैसे देने लगे वो जो साहूकार जो थे उनको, कि भाई साहब जो मनी जो मतलब किसान वगैरह हैं, उनको खूब पैसे दो भर भर के। क्रेडिट फ्लो बहुत इजीली हो गया कि आराम से उनको क्या, और ये बोल दिया कि आराम से लोन वोन चुकाना, कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी खेती पर ध्यान दो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो कुल मिला के किसानों को बहुत इनक्रेज किया गया कि तुम अपनी भाई बढ़ा दो तुम डिमांड को। इतना हो गया कि 100 रुपये एडवांस में दिए जाने लगे, ठीक है जी। और तो जो रियोत थे, जो वहाँ के जो मतलब किसान वगैरह थे दक्कन के, उन्होंने देखा कि भाई साहब तो खूब धुआंधार वो मिल रहा है लोन कॉटन उगाने के लिए, खूब उगाओ। अच्छा, हुआ क्या था कि अमेरिका में क्राइसिस चल रहा था 1861 से ही, कॉटन प्रोडक्शन बॉम्बे डक्कन में फैला बहुत जोरदारी से। 1860 से 1864 के बीच में इन 4 सालों में कॉटन एकरेज डबल हो गई। एकरेज मतलब खेती का जो एरिया होता है, कॉटन जितने एरिया पहले उगाई थी वो डबल हो गई। और 1862 तक एक साल 1-2 साल के अंदर ही 90% जो कॉटन इम्पोर्ट है वो ब्रिटेन को इंडिया से जाने लग गया। समझ रहे हो तुम बात को, इंडिया से मतलब पहले 3/4 वो वहाँ से मंगाते थे अमेरिका से, 2 साल के अंदर 90% जो कॉटन इम्पोर्ट है वो इंडिया से जाने लग गया। कॉटन बूम 1861 के बाद आया था, जो 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मतलब पूरे वर्ल्ड की होने वाली घटनाओं का कैसे अलग देशों में फ़र्क पड़ता है जब कॉलोनियल गवर्नमेंट होती है, इस तरह से आप देख सकते हो। अभी रसिया यूक्रेन वॉर का भी किस तरह से पूरे देश के हर उस पर फ़र्क पड़ रहा है। और आपको जिसके संकेत तो मिलेंगे कि ग्लोबल वीट सप्लाई में किस तरह की कमी आने वाली है। लोग, मैं कह रहा हूँ तुम देखना अभी, भगवान ना करे, लेकिन बहुत लोगों के चांसेस हैं कि जो भूख से मरने वाले हैं अभी 1-2 साल के अंदर। बुरी तरह से वीट का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हुआ है। चिंता मत करो, इंडिया में कुछ नहीं होने वाला, इंडिया इतना ज़्यादा वीट मतलब वो करता है, हमारे पास बहुत वीट है, हम तो एक्सपोर्ट ही करने वाले हैं, तुम लोग भूखे नहीं मरोगे, चिंता मत करो। अच्छा चलो देखते हैं। पर ये जो बूम ईयर थे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यार 4 साल में। होता क्या था कि जो रिच पीजेंट थे उन्होंने तो कुछ पैसा कमा भी लिया, लेकिन ज़्यादातर जो कॉटन उगाने वाले जो लोग थे वो तो उल्टा कर्ज में ही दब गए। उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले लिया था। अब कर्ज में क्यों दब गए इसका भी एक रीज़न पढ़ो, इसका सिस्टम क्या है। बूम लास्टेड कैसे कि भाई साहब कॉटन मर्चेंट जो इंडिया के थे उन्होंने सोचा था कि भाई साहब जो वर्ल्ड मार्केट जो उसको परमानेंट कैप्चर कर लेंगे हमेशा के लिए, अमेरिका को हमेशा के डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन उनके जल्दी से ये सपने जो है ख़त्म हो गए। कैसे ख़त्म हो गए, 1865 में उनके ड्रीम्स खत्म हो गए, सिविल वॉर खत्म हो गया अमेरिका का, और अमेरिका के जो कॉटन प्रोडक्शन है वो दोबारा से रिवाइव हो गया, और इंडियन कॉटन जो एक्सपोर्ट है धीरे धीरे कम होने लग गया, ठीक है। अब जो मर्चेंट थे और साहूकार थे महाराष्ट्र के, उन्हें ज़्यादा कोई ना तो वो उनको लोन वगैरह दे देते आगे, और ना उनको कोई इंटरेस्ट बचा था इस सब में। पीजेंट जो थे वो बेचारे पेमेंट जो उन्होंने पहले लिए होते उसकी हैवियर डिमांड के नीचे बहुत बुरी तरह से दब गए थे, ये समझ लो तुम, समझ लो। अच्छा, और जैसे अब आपको पता ही है कि जो पहला रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो 1820 और 1830 में आया था, ठीक है जी। मतलब हमने ही पढ़ा था ना रियोत वाली सिस्टम जो थॉमस मुनरो ने लगाया था 1820 के टाइम पे लगाया था, और ये फ्लेक्सिबल तो था नहीं, हर 30 साल में सर्वे होता था, तो 30 साल बाद ये दोबारा टाइम आ गया था नया
नया सेटलमेंट लगाने का, एक तो वैसे ही कर्ज में दबे हुए हैं और नया सेटलमेंट का टाइम हो गया जब इन रेवेन्यू मतलब जो डिमांड है वो बढ़ाई जाती है। कई कई जगह 50% तो 100% बढ़ा दी गई पहले से ही कर्ज में। अब बेचारे इस वजह से उनको दोबारा से मनी लेंडर के पास जाना लगा रेवेन्यू डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब तो मनी लेंडर ने भी पैसे देने से मना कर दिया। ऐसा उनको विश्वास ही नहीं रहा कि तुमको कि लौटा भी सकते हो। अच्छा, द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस इसे देखो। मनी फिर मतलब बेचारे रियोस जो थे, जब उनको मनी लेंडर ने पैसे देने से मना कर दिया, उन्हें लगने लगा कि यार कितना बुरा हो रहा है हमारे साथ, हमारा सब खत्म होता जा रहा है, कि मतलब हमारी ज़मीन है, हमारा सब कुछ है और हम कर्ज में डूबे ही जा रहे हैं। कई मतलब ये पेटिशन वगैरह लगाने लगे कोर्ट वगैरह में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था उस सब का। तो ये एक लिखा हुआ, एक रोहत ने क्या पेटिशन लगाई थी एक साहूकार के खिलाफ, तो उससे कोई मतलब तो निकला नहीं उस सब का। अच्छा, और कई सारी चीज़ें होने लगी। अच्छा सुनो, कई सारे कस्टमरी नॉर्म्स थे। नॉर्म्स मतलब होता है रूल रेगुलेशन। कुछ रूल्स थे जो पुराने समय से इंडिया में चले आ रहे थे। एक रूल था, इससे बहुत फेमस था कि कभी भी कोई आदमी किसी को उधार देता था ना पैसा, तो जो उसका जो ब्याज है वो कभी पैसे से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 100 रुपये का किसी को उधार दिए तो उसके ब्याज हाईएस्ट 100 ही हो सकता है, चाहे कितनी भी साल में लौटाए। 2 तो देगा उसको वो लौटा के, मतलब बहुत साल भी हो गए तो ऐसा नहीं कि 100 से भी ज़्यादा ब्याज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कॉलोनियल गवर्नमेंट आई, ये रूल ख़त्म हो गया सब। अब देखो, तो अब ये कहते पता कैसे चला, ये सब पता चला हमको डक्कन राइट कमीशन की रिपोर्ट से, जो 1875 के राइट के बारे में जो पढ़ रहे हैं। ये सब जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उसी लिए तो पढ़ रहे हैं कि 1875 में जो हमने जो अभी पढ़ा कि पूना की जो सूपा नाम का गांव था, वहाँ पर जिस तरह से बही खाते वगैरह जलाए गए, उसमें ये बताया गया था कि ऐसा सिस्टम देखने को मिला है कि अगर मनी लेंडर ने 100 रुपये दिए, उसका ब्याज हो जाएगा 2020-30 सालों में। 20-20 सालों तक पैसा नहीं लौटा रहे थे तो ब्याज उसका हो जाता था 2-2 हज़ार रुपये। तो बड़े इससे परेशान भाई साहब। तो ये बड़ा सिस्टम खराब। और उनको किस तरह से इनजस्टिस लगने लगा उसको देख लो कि मतलब ये तो तुमने देख लिया कि पहले ऐसा था कि 100 पे 100 ही ब्याज हो सकता है हाईएस्ट, अब 2-2 हज़ार तो ब्याज ही हो रहा है 100 रुपये के ऊपर। वो इतने टाइम तो लौटा ही नहीं पा रहे हैं पैसे को। अच्छा, डीड्स ऑफ हायर इसको देख लेते हैं। हुआ क्या था कि पैसा लौटा नहीं पा रहे थे, तो अपने जो लैंड थी, अपनी ज़मीन थी, कार्ड जो थी, एनिमल जो थे, मनी लेंडर को उन्होंने इसके बदले में दे दी कि भाई तू इससे हमारा कर्जा चुका ले। लेकिन एक किसान आदमी को जिंदा रहने के लिए खेती तो दोबारा करनी ही है, खेती के लिए उसे इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, एनिमल की, कार्ड की। तो अब उस मनी लेंडर से अपनी ही चीज़ों को रेंट पे ले रहा है वो। तुम समझ रहे हो कि अब उसे उन चीज़ों के लिए, उन एनिमल्स के लिए पे करना पड़ रहा है जो असली में उसी के थे पहले। तो इनजस्टिस तो लगेगा ही भाई उनको। अच्छा, और ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की। अंग्रेज़ों ने एक लॉ पास किया 1859 में कि भाई साहब, लिमिटेशन लॉ था कि जो लोन जो बॉन्ड है केवल 3 साल के लिए साइन होगा, ओनली फॉर 3 ईयर। इससे अंग्रेज़ों ने सोचा कि ज़्यादा उनके ऊपर ब्याज नहीं बढ़ेगा। मतलब जो रियोत है, जो पीजेंट है, जो किसान है, उसके ऊपर मनी लेंडर का ज़्यादा ब्याज नहीं बढ़ेगा। लेकिन मनी लेंडर तो भाई अब वो भी अपने पैसे क्यों छोड़ेंगे। उन्होंने नया सिस्टम अपना लिया। वो पहले ही बोल देते थे कि भाई साहब अगर 3 साल से ज़्यादा का टाइम तुझे लगा तो 3 साल बाद तुझे एक नया लोन बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। उन्होंने रूल बना दिया था ना अंग्रेज़ों ने कि लोन बॉन्ड जो वो 3 साल का ही साइन होगा। 3 साल बाद तुझे नया लोन बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। वो लोन बॉन्ड में कितनी राशि लिखूंगा मैं, जो भी 3 साल का ब्याज होगा वो, और पुराना जो लोन था उसे मिला के एक नया लोन बॉन्ड साइन कर दूंगा। तो बेचारे उनको मानना पड़ा, लोन चाहिए था। तो कुल मिला के कोई फ़ायदा तो इस सब का हुआ नहीं। समझ रहे हो बात को। तो फिर आगे क्या हुआ, आगे जैसे मैंने आपको तो बताया कि भाई साहब उन्होंने ये कन्विंस किया कि भाई रोहित को एक नया बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 3 साल के बाद, जिसमें जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल होगा, मतलब जो ओरिजिनल लोन और जो इंटरेस्ट उसको मिला के नया प्रिंसिपल लिखा जाएगा। तो कोई फ़र्क तो उसे पड़ा नहीं, ठीक है। अच्छा, और कई सारी चीज़ें। तो कुल मिला के आपने देखा कि अंग्रेज़ों ने भी कोशिश की, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। असली में पीजेंट जो थे वो दबते ही गए उसके नीचे, ठीक है। अब चक्कर है, आदमी को क्या है, दुश्मन वो लगता है जिससे हम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जैसे अब ये सब को देख के कोई बच्चा ही बता सकता है कि असली में जितनी समस्या हो रही है सब अंग्रेज़ों की वजह से हो रही हैं, सबको पता है ना ये बात। लेकिन अब लोगों को लगता है कि जमींदार का हम पे कर्ज चढ़ाओ, सरकार तो किसी को बुरी लगती नहीं, सर लगता है कि सरकार को तो देना बहुत ज़रूरी है। जमींदारों से हमने कर्ज लिया था, जमींदार हमें परेशान कर रहे हैं ब्याज ले लेके, तो उनको जमींदार दुश्मन लगने लगे। इसी वजह से 1875 का जो रिवोल्ट हुआ, जमींदार नहीं मतलब मनी लेंडर जो थे, जो साहूकार मनी लेंडर थे, उनके खिलाफ उन्होंने कर दिया। उनकी दुकानों घेर लिया, उनकी दुकान जला दी, घर जला दी, उनकी दुकानें लूट ली, उनके बही खाते, लोन के जो डॉक्यूमेंट थे वो सब जला दिए, जिससे कोई एविडेंस ही ना बचे कि हमने तुझसे लोन लिया है। समझ लो बात को। तो 1875 की ये कहानी थी पूरी जो हमने पढ़ी है। इस तरह से इतनी सब कहानी हुई, इस तरह से परेशान हुए। कैसे रियायतवारी सिस्टम में 30 साल में दोबारा बढ़ा दिया था, कॉटन बूम की वजह से उल्टा फ़ायदे की जगह नुकसान ही हो गया, कई सारी चीज़ें हुई। अच्छा, फिर अभी डक्कन राइट कमीशन के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। क्या है डक्कन राइट कमीशन, इसको देख लेते हैं एक बार। 1875 में रिवोल्ट हुआ था, डक्कन राइट आपको पता भी बताई दिया मैंने, शुरू में स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, उसकी कहानी हमने पढ़ ली। तो अंग्रेज जो थे वो परेशान थे। 1857 की जो पहले रिवोल्ट जो हो चुका था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उससे वो पहले ही परेशान थे, उसकी मेमोरीज से। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा कुछ ऐसा ही हो जाए। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया,
इसका नाम था डक्कन राइट कमीशन। वो बोला कि भाई पता करो कि ये जो रिवॉल्ट है वो किस लिए हुआ है मनी लेंडर वगैरह के खिलाफ। अब चक्कर था कि वो इसलिए और हुआ कि जो इतने परेशान हो गए थे वो किसान वगैरह मनी लेंडर से और साहूकार से, कि वो सोचते थे कि ये साहूकार मनी लेंडर जो है हमारे लोग नहीं हैं, ये अंग्रेजों से ही मिले हुए और हमें परेशान करने के लिए बैठे हैं ये हमारे ऊपर। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में डक्कन राइट कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट 1878 में। इस रिपोर्ट को बोलने लगा डक्कन राइट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या था देख लेते हैं इसको भी एक बार। ये डक्कन राइट कमीशन था वो इसलिए था ये जज करने के लिए कि भाई साहब ये जो रिवोल्ट हुआ है ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू डिमांड की वजह से हुआ है या कोई और कारण रिवोल्ट का। और लास्ट में जो कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये बताया कि गवर्नमेंट की डिमांड जो थी वो कोई वजह नहीं थी लोगों के गुस्से का, किसानों के गुस्से का। असली में मनी लेंडर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा कर चढ़ा दिया। तुम देख रहे हो अंग्रेजों ने रिपोर्ट बनाई थी अपनी तारीफ कर ली कि हमारी वजह से नहीं हुआ है, जबकि कोई बच्चा भी ये पूरी केस स्टडी पढ़ के बता सकता है कि रिवोल्ट जो किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, ये सब आपके समझ आ ही रहा है खूब अच्छे से। तो आपने ये देखा यहाँ पे, और आगे जैसे देख लेते हैं तो हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने वही उसी के ऊपर रख दिया। तो यही आर्गूमेंट काफ़ी फ्रीक्वेंटली मिलता है कॉलोनियल रिकॉर्ड में कि असली में अंग्रेज़ों की डिमांड वगैरह कुछ नहीं थी। कॉलोनियल रिकॉर्ड में यही आर्गूमेंट मिलता है कि मनी लेंडर जो थे उन्हीं की वजह से जनता इनकी परेशान थी, हमने परेशान नहीं किया। समझ रहे हो, ये मतलब गलती और नहीं मानी इन्होंने कभी अपनी। देख लेते हैं टाइम लाइन देख लेते हैं। 1765 वही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास राइट्स आ गए, दीवानी राइट कहाँ के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। इसमें बंगाल लिखा हुआ लेकिन बिहार और उड़ीसा के भी आए थे इसी के साथ। बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद ये ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटी में नजर रखने के लिए। फिर रिपोर्ट देने लगी। 1813 में जो 5th रिपोर्ट आई थी वो इसी का एक पार्ट थी, रिपोर्ट देते थे टाइम टाइम पे। अच्छा 1793 में डलहौजी के टाइम चार्ल्स कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट आया बंगाल के अंदर। और बॉम्बे डक्कन में कौन सा आया था, रेवत वाली सेटलमेंट, बाद में पढ़ेंगे उसमें उसको भी। लेकिन 1800 में संथाल और पहाड़ियों वाला जो केस हमने राजमहल हिस्सा देखा था, संथाल घुसने लगे, पहाड़ियों के नाक में दम कर दी। हो वर्सेस कुल्हाड़ी वर्सेस हल्की जो लड़ाई थी, ठीक है। अच्छा 1818 में जो नया रेवेन्यू सिस्टम लाया बॉम्बे डक्कन के लिए, इसका नाम क्या था, रेवत वाली सिस्टम। किसने लाया था, थॉमस मुनरो, मैंने आपको बताया था। तो कई सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, जो जरूरी है। आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की, तभी आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन जो ऐसे नहीं आते कोई रटे रटाए, समझ वाले क्वेश्चन आते हैं जो आप सब कुछ समझ के ही थोड़े दिमाग से आंसर कर पाओगे। जैसे हमने यहाँ पे कई सारी चीज़ें देखी, मैं आपको शुरू से बता जा रहा हूँ। जैसे जो मतलब अमर नायक सिस्टम और एकता सिस्टम एक जैसे थे। एकता सिस्टम दलित सल्तनत का, उनमें क्या सैलरी नहीं दी जाती थी, वो टैक्स कलेक्ट करते थे और दे देते थे और बाकी का पैसा अपने पास रख लेते थे। अमर नायक थे या एकतादार थे वो। ऐसी जमींदारी सिस्टम था बंगाल का, उनको सैलरी नहीं मिलती थी, वो खुद ही रख लेते थे अपनी सैलरी को बचा के उसमें से, ठीक है। ये सब सिस्टम था। लेकिन मनसबदार सिस्टम जो था उसमें तुमने देखा होगा कि सैलरी दी जाती थी। अकबर का जो मनसबदारी सिस्टम जो अकबर ने बनाया था। तो इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। ऐसे यहाँ पे हमने देखा बंगाल की जमींदारी में जमींदार खुद लैंड ओनर नहीं थे, बस टैक्स कलेक्शन करते थे। एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक एक स्टेटमेंट, ठीक है। और आगे देख लेते 1820s में यही तो रीजन था, इस वजह से तो बॉम्बे डक्कन के लोग परेशान। तो एग्रीकल्चर प्राइस गिरने लगी, कॉटन बूम वगैरह आ गया 1861 में, अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ गया था। इसके बीच में और कई सारी चीज़ें हुई। 1840-50 में दोबारा से प्राइस जो थे वो सही होने लगे, लेकिन इस वजह से भी नुकसान हो गया। प्राइस थोड़ी फसल के सही हुए, किसान कर्ज में दबे हुए थे बॉम्बे डक्कन के। उन्होंने सोचा कि अब टाइम आ गया सही करने का, तो अपनी खेती को बढ़ाएं, अपने एरिया को बढ़ाएं। उसके लिए उन्हें और पैसे की जरूरत पड़ी खेती में लगाने के लिए, फिर दोबारा कर्ज लेना पड़ा। 1855-60 में संथाल रेबेलियन हो गया। संथालों को जब समझ आ गया कि कुछ अंग्रेज हमारे साथ नहीं दे रहे, हमारी ज़मीन को खींचे और ले रहे हैं, जो हमने दमिन को नाम से जो हमने जो बनाई है अपनी। 1861 का कॉटन बूम, अमेरिकन सिविल वॉर 1865 में ख़त्म हो गया। यहाँ पे भी सब खत्म हो गया, ठीक है। ख़त्म से मतलब बहुत दिक्कत हो गई। 1875 वही डक्कन के रिवोल्ट हो गए। तो इस पूरे चैप्टर में हमने 3 केस स्टडी को पढ़ाया, आपने एक चीज़ देख ली होगी, समझ लो। पहला तो मतलब बंगाल के जमींदार किस तरह से 1765 से लेके और फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आ गया और फिर वो नाक बदम उनके हो गई। फिर जमींदारी का चलो सिस्टम सही हो गया। कुछ जमींदार जो जेल के 10-15 साल वो बाद में काफ़ी अच्छे थे। जोतेदार वगैरह ने खूब परेशान किया था उनको। बाद में हमने हो वर्सेस प्लेग करके संथाल और पहाड़िया और अंग्रेज़ों के लव ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, जो डक्कन के जो राइट्स थे उनके बारे में पढ़ा कि वो सब कैसे उभरे, रियायत वाली सिस्टम कैसे बॉम्बे डक्कन में उसकी दिक्कत हो गई उस वजह से। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और ये बहुत ज़रूरी शेयर करना। अगर ये नए लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो हमें मोटिवेशन मिलता ही नहीं है आपके लेक्चर बनाने का। हम लेक्चर बनाने तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप में हो, आपको एक बार इसको शेयर करना है लिख के कि भाई साहब बहुत बेस्ट लेक्चर है। और असली में आप इसकी जगह आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर सकते हो, जिससे बच्चे सारी प्लेलिस्ट देख लें और लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपने देखा होगा ये 3rd बुक का फर्स्ट चैप्टर है, और अब इसके बाद हम सारे चैप्टर को धीरे धीरे कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।